हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो हम लोग अपनी नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग अपने वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने नहीं, अपने लेक्चर के वाइंड अप की तरफ, कि हम लोग जो है उसको, हम लोग की सारी क्लासेस हो गई हैं। अब मेरे ख्याल से आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको, अब देखो, मैं आपको 7 पढ़ा रहा हूँ। 7 पढ़ाने के बाद मैं आपको 113 पढ़ाऊंगा, फिर आपको 101 पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद आपको 115 पढ़ाऊंगा, 103 पढ़ाऊंगा और 110 पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपका 109 पढ़ाऊंगा। बस आपका इतने टॉपिक बचे हैं। ये तो सब एक एक लेक्चर में, मुझे एक एक दो लेक्चर में हो जाएगा। बस यही आपके टॉपिक्स बड़े हैं, तो इनको मैं तुरंत आपको पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। बहुत ही प्यार से हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, हम लोग 20-22 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए और कुछ ही कॉन्सेप्ट हम लोग के बाकी हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं, प्यार से पढ़ना, बहुत मजे से पढ़ाऊंगा, ठीक है? वैसे वैसे बच्चों, मुझे मालूम है तुम लोग कहोगे सर हम लोग AS3 पढ़ के आए हैं सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ के आए हैं सर। सर ये आप टॉपिक हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? ये तो हम पढ़ के आए हैं सर। अच्छा, पढ़ के आए हो तो इसके बारे में कुछ पूछूं मैं? नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली ना मैंने स्किप कर दिया था। मुझे मालूम था तुम लोग यही बोलोगे कि सर हम ये टॉपिक स्किप करके गए थे, हम AS स्किप कर दिए थे सर। आप हमको फिर से पढ़ाइए सर। सर आप हमको फिर से पढ़ाइए, मुझे मालूम था। मुझे मालूम था जैसे ही मैं पूछूंगा ना, जैसे ही मैं पूछूंगा कि मैं इससे कोई क्वेश्चन पूछूं, आप लोग बोलेंगे सर, सर हम ये टॉपिक स्किप करके गए थे। लेकिन कुछ कुछ मेरे प्यारे बच्चे कह रहे होंगे कि हाँ सर पूछे ना, क्या दिक्कत है? तो चलो आ जाओ, मैं कुछ भी पूछता उछता नहीं हूँ, मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बहुत ही वेरी वेरी वेरी, मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये कितना, इतना ज्यादा इजी टॉपिक है ना, कि मैं बता नहीं सकता। वेरी वेरी इजी टॉपिक, मतलब ये वेरी 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 इजी टॉपिक। तो सर एग्जाम में नहीं आएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी सिलेक्टिव स्टडी करने के लिए नहीं बोलता। पढ़ो एकदम पूरी आ, मन से पढ़ो और सारी चीज पढ़ के जाओ बच्चों, ठीक है? प्लानिंग करो, हाँ टाइम लो, मतलब टाइम लो का मतलब पहले से सब कुछ करो, ठीक है? कभी भी सेलेक्टिव स्टडी करके नहीं जाना, अपने सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाना। मैं सेलेक्टिव स्टडी में भरोसा नहीं रखता, ठीक है? छूट गया, नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है कि जैसे सिलेक्टिव स्टडी का मतलब केवल इतना ही पढ़ के जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जो आपके कॉन्सेप्ट है, जो आपके जितने आपके कवरेज है, उतना आप पूरा करके चाहिए, जितने आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है बच्चों? तो आ जाते हैं इंडिया 7 कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर बस यही अलग है क्या? मैं बताऊं केवल यही अलग है, बाकी सब तो सेम ही है। हाँ सर, बाकी सब सेम है, बस एक दो कॉन्सेप्ट इसमें नए हैं। हाँ, मैं देखो पढ़ाऊंगा ना, तुम कहोगे अरे सर क्या, सर छोड़ दीजिए सर, ये छोड़, ये सर ये छोड़ दीजिए। तुम लोग बोलोगे ना सर, सर आप लोग बोलेंगे ना कि ये सर हम लोग अपने से पढ़ लेंगे। क्या सर, वैसे भी देखो 4-5 पन्ने का चैप्टर है ये। हम्म, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस यार, मजा आ जाएगा करके, मतलब एकदम दिल खुश हो जाएगी आपकी। छोड़ दो क्या है टॉपिक, जैसा बताओ मुझे, छोड़ दूं? हाँ, बोलो मुझे, बोलो, बोलो बेटा, मैं इसको छोड़ दूं? बताओ 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 बताओ। हम्म इसको छोड़ दूं? नहीं सर, अब शुरू कर लिए हैं तो आप इसको पढ़ा ही दीजिए। मुझे मालूम था कि आप लोग यही बोलेंगे। तो आ जाओ सबसे पहले, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसमें हम लोग, तुम मुझे बताओ कौन कौन सी चीजें, ऐसा है बच्चों, मैं इसमें आपको डायरेक्ट आपको प्रोविजंस पे आता हूँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कुछ आपको माहौल क्रिएट करना है, ठीक है? सब पता है आपको, सारी चीजें आप पढ़ के भी आए हो, नहीं पढ़ के आए हो, मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये। इसमें केवल कैश से रिलेटेड ही चीजें जाएंगी। सर कैश मतलब केवल रोकड़ा नहीं बच्चों, कैश और बैंक, कैश मतलब कैश एंड बैंक दोनों, यहाँ तक कि कैश इक्विवेलेंट्स को भी लिया गया है। याद आ रहा है कुछ? सर कैश इक्विवेलेंट्स को भी लिया जाता है बैलेंस शीट में, याद करो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखते हैं। कैश में तो कैश मतलब तो कैश और बैंक दोनों आ गया,
कैश इक्विवेलेंट्स में याद करो, आपने आपने पढ़ा था कि जो 90 डेज के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होगा, तो वो भी सारी चीजें कैश बैंक में, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन हमारे कैश या बैंक में होंगे केवल वही हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाएगा। सर डेप्रिसिएशन, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन क्या ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाएगा? सर डेप्रिसिएशन, हाँ सर बिल्कुल जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हम लोग ऐसे 10,000 रुपए किसी को देते हैं, लो लो हमारी हमारी जो असेट्स है डेप्रिशिएट हो गई, लो 10,000 रुपए लेके जाओ, ऐसा ऐसा तो नहीं करते ना? हाँ, दे देते हो तो मुझे भेज देना गूगल पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन सर ये नॉन कैश होता है, ये कैश फ्लो में नहीं जाएगा। ओके सर, अगर आपने, चलो डेप्रिसिएशन रिलेटेड कोई इम्पेयरमेंट किया, अगर आपने कोई इम्पेयरमेंट किया, सर इम्पेयरमेंट क्या होता है? अच्छा सर, अमोटाइजेशन किया, अमोटाइजेशन क्या होता है? अच्छा, हाँ, 36, हाँ, 38 सब पढ़ा चुका हूं मैं। इम्पेयरमेंट ऑफ द असेट्स, हम्म, कैरिंग अमाउंट, वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट, कुछ याद आ रहा है? तो अगर आपने इम्पेयरमेंट किया, अमोटाइजेशन किया, तो क्या सर ये क्या, देखो बच्चों ये सब चीजें आप पीएनएल में डाले होते हो ना, डिप्रीशिएशन पीएल में जाता है, अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट पीएल में जाता है। तो अगर ये पीएल में गया है तो हम लोग क्या ये, मतलब अभी तो पीएल में गया है वो तो सारी चीजें ठीक है, तो क्या ये कैश में होती? नहीं। डिप्रीशिएशन कैश में होती? नहीं। इम्पेयरमेंट कैश में होती? नहीं। तो ये कैश फ्लो में नहीं जाएगा। सर ऐसे ही अगर आपको किसी प्रॉपर्टी पे आपको क्या हुआ, या किसी फिक्स एसेट्स पे या किसी भी प्रकार के एसेट्स पे आपको क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस भी तो कैश में नहीं होता ना, ये भी नॉन कैश होता है, आप इसको भी नहीं डालेंगे, याद रखना मेरी बात। सर सर, हाँ क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक्सचेंज में खरीद लें, हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी को दे के कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद लें? सर ऐसा कब होगा? ऐसा होगा जो नई वाली ले रहे हैं वो, ऐसा हो सकता है कि वो आपकी 10 लाख रुपए की हो, और जो आप एक्सचेंज कर रहे हो वो आप उसकी जो है उसकी वैल्यू आपको ले रहा है वो 5 लाख रुपए, या मान लो 6 लाख, मान लेते हैं 6 लाख का हम एक्सचेंज दे रहे हैं और 10 लाख की ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 4 लाख रुपए हमें कैश तो देना होगा ना बच्चों, 4 लाख रुपए हम कैश देंगे उसको, तो 4 लाख रुपए हमारा कैश हो गया। तो अब बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने की अकाउंटिंग होगी? 10 लाख की होगी, 6 लाख की होगी, या 4 लाख की होगी? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो 10 की होगी, नहीं, केवल कैश की अकाउंटिंग होगी, जितना पोर्शन आपने कैश में दिया है डेट इज 4 लाख रुपए। तो मेरी बात समझ में आ रहा है? मुझे मालूम है तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब आप पढ़ के आए हैं बहुत ही प्यार से। कुछ इसमें कौन, मतलब केसेस अलग आपको देखने को मिलेंगे और क्वेश्चंस अलग में देखने को मिलेंगे, मजा आएगा करने में आपको, मतलब अरे यार कुछ से फाइनल लेवल का क्वेश्चन ना हो तो बेकार है, मतलब हम्म, बेकार है ना। चलो तो आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 7, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, 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 कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बोलना है, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। क्या बोलना है? द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शोज ओनली द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द एंटिटी। ये क्या शो करता है? केवल कैश और कैश इक्विवेलेंट्स ही शो करता है। कैश मतलब रोकड़ा, कैश इक्विवेलेंट्स में मैं बताऊंगा आपको, वो 90 डेज वाला कॉन्सेप्ट अभी जो है वो अभी फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। सर नॉन कैश ट्रांजेक्शन हम लोग नहीं लेंगे। एग्जाम्पल हो गया डेप्रिसिएशन लिख लो, है, एग्जाम्पल लिख लो, इम्पेयरमेंट लिख लो, ठीक है, एंड अमोटाइजेशन लिख लो, ठीक है, बोनस लिख लो, बोनस इशू, हाँ, और और लिखना है, और लिखवा दो सर, पीनल ऑन सेल ऑफ असेट्स लिख लो, हाँ, फिक्स असेट्स लिख लो, ठीक है, एग्जाम्पल ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें नॉन कैश होती है सर, ये हमारी नहीं जाएंगी। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इट ऑल्सो, इट हेल्प यूजर टू अंडरस्टैंड वेयर कैश वॉज जनरेटेड फ्रॉम, मतलब कहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है, एंड वेयर इट वाज यूज ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग ईयर, मतलब पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है, ये दोनों पता चलेगा। क्या पीएनएल से आप ये पता कर पाएंगे? सर पीएनएल से भी पता कर पाएंगे? नहीं, पीएनएल से आप केवल एक, आप देखोगे कि इतनी सेल हो रही है, इतनी रेवेन्यू हो रही है, कैश में पैसा कहाँ से आ रहा है,
ये आप पता कर पाओगे। कैश में किसको पैसा दे रहे हैं, किसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ये कौन बताएगा? ये बताएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा। नहीं समझ में आ रहा? अरे यार तुम मुझे एक बार बताओ, पीनल बनाते हो ना आप? पीनल बनाते हो कि नहीं बनाते हो? पीनल बनाते हो, इसमें आप क्या लिखते हो? इसमें आप लिखते हो ना, पीनल बनाते हो तो इसमें आप लिखते हो सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हो। तो ये तो रेवेन्यू जो रहती है वो लिखते हो ना, अदर इनकम लिखते हो, लिखते हो। तो अब एक बात बताओ, इसमें क्या पता चलेगा, क्या कैश में कितनी है, बैंक में कितनी है, या क्रेडिट में कितनी है, पैसा कितना नहीं मिला? नहीं। खर्च जो आप करते हो, एक्सपेंसेस जो आप दिखा रहे हो, वो अगर मान लो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिखा, फाइनेंस कॉस्ट लिखा, इसमें से कौन सा कैश में है, बैंक में है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो अगर आपको जानना है कि कैश का ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट के पास। ओके सर, आगे क्या लिखा है? इट ऑल्सो हेल्प इन कंपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विद प्रीवियस पीरियड ऑफ द सेम एंटिटी। मतलब अगर मैं खुद की, मतलब अगर ए लिमिटेड अगर खुद की जानना चाहता है, जैसे मान लो ए, जैसे देखो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, एंटिटी ए जो है 2025 का कंपैरिजन अपने 2024 से खुद का कर सकता है कि भाई 2024 में कैश की क्या पोजीशन थी, कहाँ से कितना पैसा आ रहा था, कहाँ हम किस पे ज्यादा खर्च कर रहे थे, 2025 में कितना हो रहा है, वो कंपेयर कर सकता है। और सेम ईयर का देखें, 2025 का देखना है तो एंटिटी ए और एंटिटी बी का देख सकते हैं। देखो बच्चों एक बार बताऊं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग दूसरे से तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो जो उसमें क्या होती है कि कुछ अपने अलग अलग अजम्पशन बनाते हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोई अपना अलग अलग अजम्पशन लगा ही नहीं सकता। भाई कैश है तो कैश है, कैश नहीं है तो कैश नहीं है, नॉन कैश है तो नॉन कैश ही होगा। डेप्रिसिएशन को वो कैश नहीं मान सकता, वो मंगल का आदमी नहीं है वो। तो मुझे समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? मंगल का आदमी मतलब वो मंगल वो नहीं कि वो मार्स वाला मंगल कह रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं गुंडों वाला होता रहा कि भाई मैं उसका आदमी हूँ, पैसा दे दो। हाँ, तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो इट ऑल्सो हेल्प इन कंपेयरिंग कैश फ्लो विद प्रीवियस पीरियड ऑफ द सेम एंटिटी, लाइक एंटिटी ए का अगर आपको देखना है तो 2024 से 2025, और अदर एंटिटी का सेम पीरियड 2025 2025, तो ए वर्सेस बी देख लो आप। समझ में आ रहा है? देखो यार बहुत सिंपल है, मुझे मालूम है तुम लोग पढ़ के आए हो, मैं उसको और अच्छे से उस पर बस पॉलिश मार रहा हूँ। सर क्या हो गया आपको? होता रहता है। तो आ जाओ क्लासिफिकेशन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पूरे कैश फ्लो को हम तीन एक्टिविटी में बांटते हैं, पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। सर हमने पढ़ा हुआ है, हमें मालूम है तुमने पढ़ा हुआ है। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाने का तरीका दो है, डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डायरेक्ट होता है, मतलब ये सब तो डायरेक्ट डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, तीन तीन पूरे कैश फ्लो को, पूरे बिजनेस के कैश फ्लो को तीन भागों में हम लोग बांट देते हैं। सर समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी, ये पूरा ये सब क्या है, ये पूरा कैश फ्लो, ये पूरा कैश फ्लो। बस इसमें क्या कर रहा है, इन एक्टिविटी को बांट रहा है, मतलब कुछ एक्टिविटी को अलग अलग कर रहा है। जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा, जितने भी हमारे फिक्स एसेट से रिलेटेड होगा, जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट, जितने हमारे फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी कैश का ट्रांजैक्शन कैश ऑफ बैंक का होगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। जितने हमारे फंड एंड मतलब इक्विटी एंड लोन से रिगार्डिंग होंगे, ठीक है, वो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। और जो ये दोनों एक्टिविटी नहीं है, जो दोनों ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी अगर ये दोनों नहीं है तो हमारी किस में आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरली क्या होता है, जो डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए जितने भी खर्च होते हैं, रेवेन्यू हो गया, परचेज हो गया, एक्सपेंसेस का पेमेंट हो गया, और टैक्स का पेमेंट हो गया, ये सारे हमारे कहाँ जाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाते हैं। डेटर से कलेक्शन हो गया, क्रेडिटर को पेमेंट हो गया, बिल्स ऑफ रिसीवल का रिसीवल हो गया, है बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया, तो ये सारे खर्चे ये डे टू डे होते रहते हैं। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालेंगे, कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालेंगे। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे इस ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हें आंसर पता होता है। आंसर कैसे पता चल रहा है? ये जो आप टोटल निकालोगे, ये टोटल आ जाएगा, इसमें आप ओपनिंग बिगिनिंग यानी ओपनिंग कैश आप लिखोगे, तो ये जोड़ोगे जो इससे, वो आपका क्लोजिंग कैश आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग, तो यानी कि आपको आंसर पता चल जाता है अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लगा रहे हो तो। समझ रहे हो? थोड़ा तेज भाग रहा हूँ क्या मैं? हाँ, तो तुम मुझे बोलो ना यार कि सर आप तेज भाग रहे हैं। हम्म, तो मुझे बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि सर मैं तेज भाग रहा हूँ?
हम्म। बताओ बताओ बताओ। हम्म। अगर मैं तेज भाग रहा हूँ तो मुझे बताओ, तो मैं धीमे भागूंगा। समझा? चलो। ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट ऑफ कैश फ्लो। सर ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट क्या है सर? कैश फ्लो का क्या हमारा बेनिफिट है सर, बता दीजिए सर। सर बताते क्यों नहीं आप? सर मैं बता दूंगा, मैं क्यों नहीं बताऊंगा यार। मैं क्यों नहीं बताऊंगा बच्चों, बताओ मुझे। ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट ऑफ कैश फ्लो सर क्या है सर? बता दीजिए सर मुझे। बता देता हूँ मैं बच्चों, बता दो। ये तो तुम खुद ही बता सकते हो बच्चों मुझे। चलो, देखो क्या है ऑब्जेक्टिव। हिस्टोरिकल चेंजेस, इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल चेंजेस ऑफ कैश, सी एंड सी यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हाउ कैश जनरेटेड, वेयर इट वाज यूज्ड। ये पूरा उसके हिस्टोरिकल चेंजेस बता देता है कि कैश कैसे जनरेट हुआ, कैश कहाँ पे यूज हुआ। ओके सर। एबिलिटी टू जनरेट, हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एबिलिटी टू जनरेट बोल रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, टू पे डेब्ट एंड अदर ऑब्लिगेशन। कैश, अगर आपकी जो नेट कैश फ्लो आ रही है, वो मतलब अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों अगर मैं बात करूं, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब मेन धंधे से, मेन धंधे से आप अपनी पैसे कमा पा रहे हो कि नहीं। देखो तीन एक्टिविटी होती है ना, मैंने आपको बताया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी। तो ये तो होता है धंधा, ये तो होता है धंधे की इनकम। तो धंधे से क्या इतनी कैश फ्लो आप कमा पा रहे हो कि आप जो है अपने लायबिलिटीज को आप पे कर पाओ? समझ रहे हो? तो ये वो उसकी बात कर रहा है कि क्या आप एबिलिटी है टू पे डेब्ट एंड अदर ऑब्लिगेशन, मतलब इतना कैश जनरेट कर पा रहे हो या नहीं। टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ कैश जनरेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेंड ऑफ कैश जनरेशन, यहाँ तक कि ये आपको ट्रेंड भी बता देता है। जाहिर सी बात है यार, जो सीजनल नेचर या जिस बिजनेस मंथ में, जिस मंथ में उसका बिजनेस अच्छा होता है, ये ट्रेंड आपको वो पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेंड क्या है, कहाँ किस महीने में आपको ट्रेंड पता चलेगा। और बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो भी है बच्चों, ये आपको सेम जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस पीरियड के लिए बनाओगे उसी उस पीरियड के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको बनाना होगा। ठीक है, मतलब वो सेम पीरियड के लिए बनती है जब जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है। बेनिफिट क्या है सर? बेनिफिट है कि पहला क्लियर पिक्चर है। किसका क्लियर पिक्चर है सर? सर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का। बिल्कुल सर, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का क्लियर पिक्चर है। क्लियर पिक्चर है ना, मतलब कहाँ से बचा आ रहा है, कहाँ से बचा जा रहा है, एबिलिटी है कि नहीं, तुम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कैश को, हाँ मतलब लाइबिलिटी को देने के लिए। कंपेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। अब मुझे एक बार बताओ, ये जो लाइन लिखा है, ये जानते हो क्यों लिखा है? अगर मान लो आपको कोई इन्वेस्टमेंट लगाना है, अगर आपको कोई मशीन मतलब इन्वेस्टमेंट करना है किसी प्रोजेक्ट में, मतलब कोई मशीन मशीन वाली एक्टिविटी, मशीन आप लगाना चाह रहे हो, मान लो 1 करोड़ की मशीनरी आइटम आप लगा रहे हो, तो अभी तो आपको 1 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च करना पड़ेगा। तो आप ये देखोगे ना कि यार 1 करोड़ लगा रहा हूँ तो क्या ये प्रोजेक्ट जस्टिफाई होगा कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये तब ना पता चलेगा जब तुम्हें ट्रेंड पता चलेगा कि कैश में कितना हम उससे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड कैसे पता चलेगा? तो वही बोल रहा है, कैपिटल बजटिंग इन द सेम बिजनेस एंटिटी। और देखो बच्चों, ये तभी पॉसिबल भी है जब आप उसी तरीके का बिजनेस में और इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर मान लो कोई नया बिजनेस आप करने जा रहे हो, तो वो बिजनेस तो आपको है ही नहीं, नहीं समझे? अब जैसे मान लो अभी आपने होटल का काम है, होटल का काम है, फिर इसके बाद आप कोई फैक्ट्री लगाने चाह रहे हो, तो आप ये होटल के बिजनेस को थोड़ी आप ट्रेंड देखोगे, नहीं देखोगे ना। तो वो बोल रहा है कि सेम अगर बिजनेस एक्टिविटी में अगर होटल में ही कहीं और आप पैसा लगाना चाह रहे हो, हाँ, तो आप ये कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ द डिफरेंस डिफरेंट एंटिटी, वही कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि कैश बेसिस का जो रूल होता है वो सब जगह सेम होता है। ऐसा नहीं है कि मंगल का आदमी कुछ भी करेगा। ठीक है, जो कैश है वो कैश है, जो बैंक है वो बैंक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये पूरा पॉइंट और नॉट? बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ।
बताओ मुझे, ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? ये तीनों पॉइंट, ये चारों पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो, कैसे भी परेशानी हो, आप मुझसे कह सकते हो। अरे 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 अरे, लगता है मुझे जो है इसका कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है चलो। स्कोप, स्टेटमेंट ऑफ एससीएफ बच्चों। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, मुझे मालूम है कि आप लोग जो है जब अकेले में पढ़ोगे तो मुझसे इतना बोलोगे, मुझे इतना बोलोगे जितना मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम लोग इतना बोलते हो ना कि मेरी मेरी कानों तक वो आवाज आ जाती है कि सर इतने शॉर्टकट सर। ऐसे ही चिल्लाता रहता हूँ मैं। चलो। हम्म। हम्म। तो देखो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो उसका पार्ट ही है। जिस पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उस पीरियड के लिए आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनेगा। इट मीन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शैल प्रिपेयर फॉर ईच पीरियड इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। चाहे क्वार्टरली बनाइए, चाहे ईयरली बनाइए, चाहे हाफ ईयरली बनाइए, जैसे जैसे आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट करेंगे वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाएंगे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज स्मॉल, छोटू वाली हो, चाहे बड़ी साइज की हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे सर्विस हो, सबको कैश चाहिए होता है बिजनेस रन करने के लिए। भैया माया नहीं होगा तो कहां से काया पूरी होगी? माया बहुत जरूरी है। पूरा माया का खेल है। ठीक है, जरूरी है, लेकिन एक चीज याद रखना। ठीक है, अब तो बड़े बड़े लोग भी कहने लगे हैं। हाँ, अंबानी साहब भी एक वीडियो में कह रहे थे ना, कि वैसे उनसे पहले हम लोग के प्रोफेसर ने बताई थी कॉलेज में। बहुत बड़े, बहुत ऐसे हम लोग को, मुझे लगता है 10 साल पहले उन लोगों ने, 10 12 साल पहले उन लोगों ने मुझसे कहा था, मतलब प्रोफेसर ने मुझसे कहा था। तब से वो बात मुझे याद है। मुझे लग रहा है कि जो भी आप देख रहे हो आपको भी ये बात याद रहेगी कि सरस्वती माता के पीछे लक्ष्मी माता रहती हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर आपके पास नॉलेज है तो लक्ष्मी माता आएंगी ही आएंगी, लक्ष्मी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे। हाँ, तो उन्होंने वो कहा था, तो तब से मुझे वो बात याद है। फिर तो देखा मैंने, अंबानी की भी वीडियो आई थी, वो भी बोल रहे थे ऐसा किसी कॉन्फ्रेंस में। समझा? चलो। Bank and financial institution are also required to prepare a statement of cash flow because they also generate and utilize cash for their business activity. सर, बैंक में बैंक में कहाँ कैश जनरेट होता है? अच्छा, बैंक में कैश जनरेट नहीं होता? तुम एक बार बताओ, पैसा कहाँ लेके जाते हो जमा करने के लिए? बैंक में ही जाते हो ना, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएगा। सर, बैंक कैश कहाँ खर्च करता होगा? अच्छा, कैश नहीं खर्चा करता होगा। देखो बच्चों, अब तो ये कहना कि बैंक कैश खर्च करती है बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन पूरा वैसे हो गया है। लेकिन अभी भी आप अगर देखोगे ना तो बहुत सारे एक्सपेंस कैश में होते हैं। ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस जो बैंक में होते हैं वो क्या अपने पैसे से लोग खर्च करते हैं? नहीं, वो जब वाउचिंग डालते हैं तो उतना कैश वो रिम्बर्स करते हैं अकाउंट से। ठीक है, हम लोग जब जब आप ऑडिट करने जाएंगे ना बच्चों, जब आप ऑडिट करने जाओगे तो स्टाइट ऑडिट करने जाओ, बहुत मजा आएगी। जब आप करने जाओगे तो बहुत आपकी वो कहते हैं ना दामाद की तरह सेवा होती है। हाँ, मजा आएगी खूब एकदम। जाओ, खूब मजा आएगी। तो आप कभी ना उसमें ऑडिट करने जाना ना, तो आप पीएनएल में एक्सपेंसेस जाके देखना, और जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें जाके देखना कि वो जितना भी खर्च किए होंगे ना, जैसे आप करंट ईयर में अगर ऑडिट करने जाओगे तो पिछले साल का तो ऑडिट हुआ ही रहेगा। तो पिछले साल का आप देखोगे, पिछले साल का ही देखोगे, क्योंकि एक्सपेंसेस तो अगले ही साल बुक किए होंगे ना सब। मार्च की ऑडिट तो अगले ही साल अप्रैल में होती है, तो खर्च तो अप्रैल में ही होता है। तो आप अप्रैल में जाके देखोगे ना जब एंट्री, तो आपको दिखेगी कि कितने सारे खर्च वो लोग किए रहते हैं, जो कि मतलब कि बहुत अननेसेसरी खर्च होते हैं। मतलब कुछ भी वो अपने पैसे नहीं लगाते, पूरा वो डेबिट डेबिट किए रहते हैं। ठीक है, तो उनको सब आपको दिखेगी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि रीइंबर्स भी करते हैं, तो कैश बहुत माइनर होता है लेकिन होता है। जैसे कि बैंक को मान लो कि कभी कभी क्या करना पड़ता है,
बैंक को वो परचेज करना पड़ता है, क्या नाम है, बैंक को प्रीमाइसेस अगर परचेज करनी है, बैंक को रेंट देना है, तो अभी तो सारी चीजें बैंक से ही होते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में कैश से भी होते हैं, जैसे कैश जमा करना है, कैश निकालना है, ये तो होता ही है नॉर्मली, ठीक है। ब्रांच हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट हो गया, तो ये भी सारी चीजें होती हैं। अब आ जाओ कैश फ्लो क्लासिफिकेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग का दो पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको क्या कहा है कि बच्चों, आपको फिक्स असेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, और इन्वेस्टमेंट चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। अरे बाप रे बाप सर, आपने ये क्या बोल दिया। ये मैंने जो बोला है ना, ये बहुत खतरनाक चीज बोली है, याद रखना इसको। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो आपका कहाँ जाएगा, आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा, ठीक है सर। फिक्स एसेट से रिलेटेड हो, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता क्या है, देखो ये वो होता है कि आप क्या करते हो, cash flow from investment activity shows how much cash the entity spends on resources and assets। मतलब कंपनी ने कितना पैसा खर्च कर रही है रिसोर्सेज पे, असेट्स पे, डेट विल जनरेट फ्यूचर इनकम, जो आपको क्या करेगा, फ्यूचर में प्रॉफिट देगा। तो मेरी बात को समझो, आज की डेट पे प्रॉफिट की बात नहीं है, तुम आज खर्च कर दो, मतलब आज अगर तुम जो है जैसे मान लो आज हम क्या करते हैं, आज हम जो है किसी फिक्स एसेट्स को खरीद लेते हैं, तो फिक्स एसेट्स खरीद लेते हैं तो उसकी इनकम जो है आपको फ्यूचर तक मिलेगी। मिलेगी ना यार, बिल्डिंग में ऑफिस बना होगा तो ऑफिस से रेवेन्यू होगी ना, होगी क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। फैक्ट्री अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ कोई लैंड अगर आप खरीद रहे हो, बाद में उसकी कैपिटल अप्रिसिएशन होके मिलेगी। तो वही वो लिख रहा है कि आज आप खर्च करते हो और ये उम्मीद में कि आपको फ्यूचर में रेवेन्यू मिलेगी। तो सीधा सा अगर समझना है तो बच्चों, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स इससे रिलेटेड, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, फिक्स एसेट्स है तो भाई इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो आउटफ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। पढ़ाऊँ, देखो क्या लिखा है। सेल ऑफ पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। हाँ, सेल ऑफ पीपीई हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, हाँ, और लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गया। और इसी का परचेस, सेल परचेस दोनों। तो सेल होगा तो इनफ्लो पैसा आएगा, आउटफ्लो यानी परचेस यानी पैसा जाएगा। सेल ऑफ शेयर, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। शेयर, अब तुम मुझे एक बार बताओ, तुमने किसी कंपनी के शेयर रखे हैं, अब उसको तुम बेच दे रहे हो, या किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, किस लिए खरीदते हो, किस लिए बेचते हो आप? अगर आपका ये धंधा हो, मतलब आप एक इन्वेस्टमेंट फंड वाली कंपनी हो, ठीक है, तो आपका ये धंधा हो जाएगा, तो आप ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माना जाएगा। लेकिन आपका धंधा नहीं है, आप नॉर्मल बस ट्रेड करते हो, ठीक है, खरीदते हो बेचते हो, ये धंधा नहीं है आपका। तो आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, एक्सेप्ट ट्रेडिंग डीलिंग। मतलब अगर आप ट्रेडिंग करते हो, काम ही आपका वही है, धंधा है, तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, सेल परचेज समझ में आ गया है कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे यार, जैसे मान लो हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड उस पैसे को शेयर में इन्वेस्ट करता है, तो भाई म्यूचुअल फंड का वो धंधा है। हम अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या है, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वैसे मार्केट तो अभी बहुत खराब है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बहुत हालत खराब है, ठीक है। चलो, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांस गिवन, हमने कोई लोन दिया था, हमने कोई लोन दिया था, वो वापस आ गया इनफ्लो। तो भाई, तुमने अगर लोन दिया था, तो लोन दिया तो उस पे तो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। वही लोन तुम, मतलब तुमने दिया ही है किस लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो भाई वो लोन भी इंटरेस्ट एक्टिविटी माना जाएगा, और उस पर लिया गया, मतलब अगर इनकम भी हो रहा है तो वो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माना जाएगा। तो रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांस, अगर दे रहे हो तो भी आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माना जाएगा। लेकिन अगर यही लोन कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती है तो उसके लिए वो धंधा है, धंधा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर बिना चिल्लाए भी पढ़ा सकते हैं आप, नहीं, नहीं मैं बिना चिल्लाए नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ाऊँ, बंद कर दूं, बोलो, चलो ठीक है बंद कर दे रहा हूँ। मुझसे मजाक पसंद नहीं है, मैं मजाक करने वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है, मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ, ठीक है, मेरे से ये सारी चीजें नहीं करना। चल चल ठीक है।
अगर वो उसका धंधा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा, अगर उसका धंधा नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माना जाएगा। डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो आपने कहीं शेयर में पैसा डाला होगा तब डिविडेंड मिला है, आपने कहीं एफडी किया होगा तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सब क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर यही डिविडेंड इंटरेस्ट आप दे रहे होते हैं तो तुम मुझे एक बार बताओ, डिविडेंड आप कब दोगे? जब आप खुद की कंपनी है, खुद की कंपनी है और आपने शेयर से पैसा उठाया है, तो शेयर से पैसा उठाया है वो तो इक्विटी हो गया, इक्विटी हो गया तो वो तो फाइनेंस एक्टिविटी हो गया। धन धन पैसा उठाया है ना शेयर होल्डर से, इक्विटी और लोन से रिलेटेड सारी चीजें कहाँ जाती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती है। तो अगर डिविडेंड मिला तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिला, शेयर में पैसा डाला तो तुमको डिविडेंड मिला। लेकिन तुम डिविडेंड दे रहे हो तो इसका मतलब तुमने एक तरीके से शेयर होल्डर से पैसा लिया है एज ए इक्विटी, तो तुम उस पर डिविडेंड दोगे तो फाइनेंस एक्टिविटी। उसी तरह इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब दिया जाता है? जब बैंक से लोन लिए हो तब तो इंटरेस्ट दोगे, तो अगर लोन लिए हो तो वो तो फाइनेंस एक्टिविटी, तो उसका इंटरेस्ट भी दोगे तो वो भी फाइनेंस एक्टिविटी, याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। रेंटल रिसीव हो रहा है, प्रॉपर्टी लिया रेंट पे चढ़ा दिया, तो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैपिटल गेन टैक्सेस पेड, प्रॉपर्टी खरीदा बेच दिया, अब बेच दियो तो बेच रहे हो तो पैसा तो आएगा, लेकिन कैपिटल गेन आप दोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। क्यों? क्योंकि बेचना मतलब वो उसका जो जो आप जो मेन ट्रांजैक्शन है वही आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उस पे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो भी तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी ना। अरे जैसा बाप होगा वैसे ना बच्चा होगा। सर मूड में लग रहे हैं आज आप? नहीं, मैं मूड में नहीं हूँ, बस एक कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब कब क्वेश्चन पे चला जाए हम लोग। ऐसे बंद कर दो इसको, कब क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म, चलते चलते हैं, घबराने का नहीं। हम्म, बस बस यही पढ़ा के फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ, देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है, सर इफ फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स, एलटी यानी लॉन्ग टर्म, सर लॉन्ग टर्म, सर लॉन्ग टर्म, सर लॉन्ग टर्म is purchased or sale by non cash mode then it will not come under cash flow। मतलब आपने खरीदा तो जरूर, लेकिन उसके बदले में आपने क्या कर दिया? कैश या बैंक नहीं दिया, आपने क्या कर दिया? आपने अपनी कोई बिल्डिंग दे दी, अपनी कोई प्लांट मशीनरी दे दी, अपनी कोई कार दे दी। तो सर नॉन कैश आइटम है तो वो हमारा कैश फ्लो में नहीं जाएगा, वो तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी शुड इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शन इन कैश एंड बैंक विच आर रिलेटेड विद शेयर कैपिटल एंड लोन, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। शेयर कैपिटल से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं सर, शेयर कैपिटल के रिलेटेड हमारी प्रीमियम भी होती है क्या? वो भी यस। सर कॉल सीनरियर होती है वो भी यस। सर सिक्योरिटी प्रीमियम होती है वो भी यस। सब सब जितनी भी चीजें होती है ना सर। सर हम अगर राइट इशू करते हैं तो राइट इशू कुछ याद आ रहा है? इस ईपीएस मैंने पढ़ाया था राइट इशू, 100 का शेयर 60 में मिल जाता है। 40 रुपए का फायदा हो जाता है, तो जो 60 रुपए मिला ना वो सर जाएगा यहाँ पे, जितना कैश में डील होगा क्या। अरे 100 का शेयर 60 में मिल जा रहा है, राइट शेयर क्या होता है? अपने लोगों को पहले दिया जाता है कम प्राइस में, सिंपल। तो जितना पैसे मिल रहा है वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी जाएगा। सर बोनस शेयर, बोनस शेयर बच्चों इज नॉट अ नो, इज नॉट अ कैश, ठीक है? ये केवल बेवकूफ बनाना होता है। तुम्हें मालूम है ना, बोनस शेयर अप्रोप्रिएशन हो जाता है प्रॉफिट का, केवल पीनल से प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करके बोनस शेयर दे दिया था, यहाँ पे कोई कैश वैश आता होता नहीं है, तो वो तो नॉन कैश हो गया। देखो इशू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर हो गया चाहे प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिवेंचर रिडेम्पशन या बाईबैक, बाईबैक अगर आप कर ले रहे हो, हम्म, बाईबैक करते हो ना, पैसा देते हो ना, बाईबैक, डिवेंचर रिसीविंग एंड रीपे ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड, ये सब आपका फाइनेंस एक्टिविटी है। अगर यही यही इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता, डिविडेंड मिल रहा होता तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता, दे रहे हो इसीलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्लियर और नॉट? और एक चीज और दिखा, सीडीटी, वैसे तो सीडीटी का कॉन्सेप्ट अब है नहीं, मतलब डिविडेंड दे रहे हो तो जाहिर सी बात है शेयर का पैसा लिए होगे, हैं? अरे यार शेयर पे पैसा लिए हो, शेयर इशू करके लोगों से पैसा लिया तुमने, अब उस पर डिविडेंड दे रहे हो, तो शेयर ही जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो सीडीटी, डिविडेंड पे किया गया टैक्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। ओके सर। प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन अरियर है,
प्रीमियम ऑन इशू और रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटी, तो सर ये भी सारी चीजें, वो देखो बेस जो भी है वो वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं आपका, अगर उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है सारे ट्रांजेक्शन वही माने जाएंगे। ओके। ओके बच्चों, देखो हम लोगों ने कितने पेजेस पढ़ लिए। सर हम लोगों ने 3 पेज पढ़नी है, कुछ आपको भारी लगा क्या? एकदम सिंपल है, नहीं भी पढ़ के जाओगे ना तो भी तुम करके आओगे, मुझे मालूम है। मुझे मालूम है आप करके आएंगे बच्चों, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। नहीं करके आओगे? बताओ, बताओ मुझे बताओ। कर लोगे ना? सर बहुत घूमते रहते हैं आप, देखते हैं हम लोग। अच्छा, कहाँ देख लिया तुम लोगों ने मुझे? हम्म? देखो बच्चों, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, पता है क्या? नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। पता होगा वैसे, इतने दिन से हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा। मैं मैं देखो, मैं नहीं करता। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जिस समय जो जरूरी है वो मेरे लिए सबसे ऊपर है, मैं वही करूंगा चाहे जो हो जाए। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, मुझे शूट करना है तो मैं करूंगा, एनी केस चाहे जो हो जाए। ठीक है? तो इसीलिए एकदम वो ऐसा होता नहीं कि ऐसा हार्ड मेकिंग डिसीजन होना चाहिए, और उसको निभाना भी चाहिए। ठीक है? तो जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैं नहीं, ठीक है अभी मेरे ये थोड़ा इंजॉय का या फन का टाइम है तो मैं घूमता हूँ, ठीक है मुझे पसंद है वो। लेकिन हाँ, काम और पढ़ाई से मजाक नहीं। ठीक है? सरस्वती से मजाक नहीं। सरस्वती मजाक हो जाएंगे तो यार लक्ष्मी मजाक हो जाएंगे। हम्म? समझ रहे होगे तुम्हारी बात, ठीक है? चलो, अब आते हैं हम लोग अपना प्यारा सा कॉन्सेप्ट, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। सर धंधा। सर मैं लिख लूं यहाँ धंधा? सर धंधा सर, धंधे से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम नॉर्मल डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डे टू डे बिजनेस होता है तो सर वो कहाँ होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है, प्रतिदिन सर्विस दे रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर आप परचेस कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर आप सेल कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर आपको डेटर से पैसा मिल रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर क्रेडिटर को पैसा दे रहे हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी डेटा नाइदर फाइनेंस एक्टिविटी नॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइनेंस एक्टिविटी। ठीक है, बोलना नहीं है मुझे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैं अपने जो भी टाइपिंग वाले उसको थोड़ा लेता हूँ अच्छे से। ठीक है? तो जो नहीं है वो कहाँ आएगी? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। सेल एंड परचेज ऑफ गुड, रेंटिंग ऑफ सर्विसेज, एक्सपेंसेस पे, टैक्सेस पे। सर टैक्स तो एक बार जीएसटी के बाद भी तो हो सकती है। वैसे जीएसटी तो पीएनएल में जाता ही नहीं है। पीएनएल में सर जीएसटी नहीं जाता? अरे, तुम लोग पीएनएल में जीएसटी लेके जाते हो क्या? क्या तुम लोग अपने पीएनएल में जो आप ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हो, क्या ये इनवॉइस वैल्यू लिखते हो? बताओ मुझे, क्या ये इनवॉइस वैल्यू लिखते हो? नहीं, आप तो टैक्सेबल वैल्यू लिखते हैं ना सर। आप तो टैक्सेबल वैल्यू लिखते हैं, तो जीएसटी तो पीएनएल में जाता नहीं। लेकिन जो जीएसटी आप पे कर रहे हो वो तो आपका लोन एंड टैक्सेस में जाएगा, क्योंकि वो लायबिलिटी की तरह होती है, वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो। जैसे जरूरी तो नहीं है आपकी पूरी आईटीसी से ही आपको टैक्स पेड हो जाए, आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना ही पड़ेगा। तो जो भी आपका टैक्सेस पेड है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, आप वो क्या माना जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा। सर इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर। सर, सर ये क्या बोल दिया आपने सर? सर ये क्या बोल दिया सर? इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर और इंटरेस्ट टू सप्लायर। सर अगर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है कस्टमर से, मतलब इंटरेस्ट अगर मिल रहा है, ये तो आपने बताया था सर इंटरेस्ट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होता है। होता है, लेकिन यहाँ अगर कस्टमर और सप्लायर लिखा है तो ये डे टू डे बिजनेस की बात हो रही है, तो ये जो है डिले इन पेमेंट या कलेक्शन की वजह से हो रहा होगा। जैसे आपने किसी को माल बेचा, सपोज दैट किसी ने किसी को माल बेचा और उसने बोला कि भाई 1 महीने में पैसे दे देना, अगर नहीं दिया तो इतना परसेंट इंटरेस्ट के साथ लूंगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है भाई, वो ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट आपने कुछ किया है, कोई रिसोर्सेज लगाया है। ठीक है? ऐसा नहीं, ठीक है?
इंटरेस्ट टू सप्लायर, सेम एडिज, आपको पैसा देने थे आप नहीं दे पाए तो इंटरेस्ट ले रहा है, तो इंटरेस्ट टू सप्लायर। ठीक है, दो तरीके से आपका बन सकता है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट कैश लेंगे, डायरेक्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब ही नहीं, सीधा कैश परचेज, कैश सेल, कैश एक्सपेंसेस पेड, कैश टैक्स पेड। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट लेंगे। मैं कराऊंगा अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तुम घबराओ नहीं, बिना कराए मैं जाने वाला हूँ नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत ही मस्त है। याद है आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, है वो सिंगल एंट्री अकाउंट पढ़ा था ना, वो यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। सिंगल एंट्री आता है ना तो मुझे बहुत मजा आता है, वो चैप्टर इतना मस्त चैप्टर था ना वो। जो याद है आपको, ऐसा होता था कि अगर आपकी बुक्स जल गई, हाँ, या आपकी बुक्स नहीं है आपके पास, थोड़ी मोड़ी रिकॉर्ड्स हैं थोड़ी मोड़ी इंफॉर्मेशन है, तो आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे? बहुत मस्त था वो। ठीक है, वो आपने पढ़ा था, हाँ, याद है आपको, इंटर में था वो। हाँ, अभी तो शायद वो फाउंडेशन में चला गया है शायद। याद है हम लोग के टाइम में तो इंटर में था। बहुत बहुत मस्त टॉपिक था वो। ठीक है, तो चलो आ जाओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट मेथड। वो जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना वो आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो आएगा। जब हम उसको बनाएंगे ना, जब हम ये बनाएंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे ना, तो वो आपको सिंगल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं याद कराऊंगा थोड़ा थोड़ा। हम्म। पहले आ जाओ, तुम्हें ना अभी ये ऑपरेट ये कराने से पहले पहले मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट को कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ कि कौन सी एक्टिविटी कैश फ्लो आएगी, कौन सी एक्टिविटी कैश फ्लो में नहीं आएगी। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन है, ये सब भी तो जरूरी है ना। तो आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस पहले मैं आपको कराना चाहता हूँ, करा दूँ? देखो यार, सिंपल सा बात है, फिक्स एसेट्स, चाहे इंटेंजिबल चाहे टेंजिबल, इन्वेस्टमेंट चाहे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी, शेयर कैपिटल लोन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी, बचे हुए सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो आ जाओ, पढ़ लो, ये तो तुम खुद ही कर लोगे यार, खुद ही कर लोगे, नहीं कर लोगे तो तुम मुझे बताना। क्या तुम नहीं कर लोगे तो मुझे बताओ, बताओ बताओ बताओ, पूछो। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखो 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 देखो। कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस एसेट्स हेल्ड बाय कंपनी। बहुत सारे एसेट्स इसने रखे हुए हैं 31 मार्च 2001 को। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द गाइडेंस ऑफ इंडिया 7। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड, अभी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ठीक है, ये पहले पहले छोड़ दो, अभी कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट नहीं पढ़ा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई विच ट्रांजेक्शन विल बी क्वालिफाइड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो इफ द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल फोन। मतलब मोबाइल फोन का धंधा करते हैं वो लोग। पूछ रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजें जाएंगी। तो अब एक बार बताओ, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ मोबाइल फोन, सर धंधा है सर, अगर धंधा है तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। परचेज ऑफ मोबाइल फ्रॉम वेरियस कंपनी, सर धंधा कर रहा है सर, सर मोबाइल फोन आके ही का तो धंधा कर रहा है, तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर इम्प्लॉय इसको यार रोज आते हैं काम करते हैं, इम्प्लॉय का एक्सपेंसेस दे रहा है सर, सर ये धंधा करने के लिए जरूरी है सर, धंधे का खर्चा है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर एडवर्टाइजमेंट, सर धंधा सर, एडवर्टाइजिंग नहीं कराएगा, ये तो डेली टू डेली होते रहते हैं। सर क्रेडिट सेल ऑफ मोबाइल, सर धंधा है सर, हाँ सर धंधा तो है सर, क्रेडिट में भी तो खरीदेगा, धंधा तो है, लेकिन नॉन कैश है, नॉन कैश की वजह से ये कैश फ्लो में नहीं जाएगा सर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में नहीं जाएगा। मुझे मालूम था तुम लोग बोलोगे कि सर, अरे 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 धंधा धंधा धंधा, अरे धंधा तो है ही ना। क्रेडिट यार, पूरी मार्केट क्रेडिट पे टिकी हुई है। ठीक है, तो ज्यादा बोलना नहीं। तो सर क्रेडिट सेल तो है, लेकिन वो सर नॉन कैश है, तो इसलिए नहीं जाएगा सर वो। अच्छा, मिसलेनियस चार्जेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर रिपेयर ऑफ मोबाइल। अब एक बार बताओ, क्या रिपेयर रिपेयर आप कर रहे हो, मोबाइल का बिजनेस कर रहे हो, तो रिपेयर भी तो होता ही होगा ना, तो यार वो भी तो धंधा है सर। ठीक है, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी सर। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओल्ड फोन, क्या ये लॉस आपके पास से पैसा जा रहा है? नहीं ना, तो सर
नॉन कैश एक्टिविटी तो सर ये भी नहीं जाएगा। पेमेंट टू सप्लायर सर कैश फ्लो है, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर डेप्रिसिएशन सर नॉन कैश। सर इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो सीसी फैसिलिटी पे, लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, तो सर ये तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा ना सर। सर इक्विटी और लोन, लोन चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, इक्विटी और लोन से रिगार्डिंग जितने भी चीजें हैं वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो उस पर दिया गया इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर प्रिंटर इन एक्सचेंज ऑफ न्यू, ए भैया, तो ये तो नॉन कैश हो जाएगा ना। मतलब तुम एक्सचेंज करके तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, तो यार ये तो नॉन कैश है, कैश का तो कोई लेना देना है ही नहीं। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी सर बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्यों नहीं जाएगा। आ जाओ देख लेते हैं। ठीक है, देखो हम लोगों ने सब लिख दिया। इंक्लूड, हाँ क्या क्या नहीं लिखा है बस वो देख लेते हैं। नॉन कैश, इंक्लूड इंक्लूड इंक्लूड, क्रेडिट सेल नॉन कैश, क्रेडिट सेल नॉन कैश था तो ये नहीं जाएगा। हाँ धंधा, फिर उसके बाद धंधा, फिर डू नॉट इंक्लूड, ठीक है। फिर डेप्री, नौवां पॉइंट हमने लिखा है कि नौवां भी जो है डू नॉट इंक्लूड। फिर दसवां, दसवां भी था क्या, दसवां तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ना, तो इसलिए वो नहीं जाएगा। हाँ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। और नॉन कैश आइटम कहाँ है, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट वाला 11वां वाला हम लोगों ने लिखा है नॉन कैश, हाँ नॉन कैश इंक्लूड इंक्लूड। समझ में आया। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कुछ लगा तुम्हें तो तुम मुझे बताओ, कोई दिक्कत हुआ तुम्हें तो तुम मुझे बताओ, सिंपल है यार। हाँ? सर आप शांत भी हो जाते हैं क्या। हाँ कभी कभी हो जाता हूँ यार। आगे आगे पढ़ेंगे आगे, चलो ये भी पढ़ लो ये भी। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेकन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, बैंक है भैया बैंक, तो यहाँ तो इसका लोन देना है, उस पे इंटरेस्ट कमाना, ये उसका धंधा है। ठीक है। ऑपरेटिंग इंडिया आइडेंटिफाई विच ट्रांजेक्शन विल क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग, विच विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये बताना है। अब तो इंटरेस्ट मिल रहा है इसको, तो ये लोन दे रहा है, उसका धंधा है, बैंक का धंधा होता है लोन देना, उस पे इंटरेस्ट को मिल रहा है, तो सर ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। इंटरेस्ट पे नो डिपॉजिट, डिपॉजिट रखा है, लोगों के कस्टमर के पैसे वो रखते हैं ना, वही पैसा ना घुमा के लोन देता है, तो सर धंधा है, उस पे कमाया दिया गया इंटरेस्ट भी धंधा है। डिपॉजिट एक्सेप्टेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लोन गिवन, लोन तो देगा ही यार ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लोन रीपेड, कस्टमर अपना लोन रीपे कर, वो हमेशा करते रहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिपॉजिट रीपेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कमीशन भी मिलता रहता है इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लीज रेंटल, लीज रेंट दे रहे हो, धंधा है ना भाई। अरे यार, रेंट रेंट तुम्हारा एक्सपेंसेस नहीं होता, बिल्कुल होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर्विस टैक्स पे कर रहे हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया आपने, क्या परचेज किया, फर्नीचर, तो सर ये तो आपका एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया। फर्नीचर अच्छी रहेगी, बिल्डिंग अच्छी दिखेगी, लोग आपके यहाँ ज्यादा आएंगे, आपको फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा होगे। ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन बैंकिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जिससे आपका काम इजी होगा, भविष्य में प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। परचेज ऑफ शेयर इन 100% सब्सिडी फॉर ओपनिंग अ ब्रांच इन अबू धाबी, ओ माय गॉड, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भैया, आप शेयर खरीद रहे हो। न्यू कार परचेज फ्रॉम होंडा डीलर इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार, रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश, तो भाई एक बात बताओ, जितना पैसा कैश में दिया है केवल वो आपका माना जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बाकी तो नॉन कैश है, क्योंकि आपने एक्सचेंज कराया है ओल्ड कार से। प्रोविडेंट फंड पेड फॉर एम्प्लॉय, बिल्कुल आप दो, क्यों नहीं दोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इशॉप, ओ हो, इशू इशॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो यहाँ क्या प्राइस लिखा है क्या कितना, तो यहाँ हम ये मान के चलेंगे भाई कि ये हमारा जो पोर्शन होगा, इशॉप में याद है ना कैसे करते थे स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो बैंक जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसको मान सकता है उतना जितना इसने कैश में लिया होगा। ठीक है आ जाओ, देखो इंटरेस्ट रिसीवेबल लोन, ऑपरेटिंग 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 ऑपरेटिंग, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। बस इन्वेस्टिंग 10 नंबर से चालू हुआ था, यहाँ से देखो 10 नंबर, 10 11 12 13, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 10 11 12 13। फिर ये ऑपरेटिंग, नॉट टू बी इंक्लूड नो कैश फ्लो, ये सोच, ये सोच के चल रहा है कि भाई हमने कोई कैश लिया ही नहीं, ईशॉप इशू कर रहा है, तो वो जब एक्सरसाइज होता है तभी होता है, तो इसीलिए यहाँ मान के चल रहा है कि भाई ये नॉन कैश है। ओके सर।
ओके सर, ओके ओके ओके। ठीक है। जब हम लोग शॉप इशू करते हैं बच्चों, तो तुम्हें मालूम ही है ना, बस लायबिलिटी क्रिएट होती है, शेयर बेस पे मैंने एक्सपेंस डेबिट। हाँ, हर साल एक्सपेंस डेबिट का तो लायबिलिटी बनाते रहते हैं, फिर लास्ट में होता है तो कैश, तो जब लास्ट में होगा तो आपका कैश माना जाएगा, क्योंकि उतना पैसा आप मंगाते ही हो। ओके सर। आगे बढ़ूं? पढ़ो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ बच्चों, मैं करवाते जाऊंगा। हम्म। हाँ, मैं रुकूंगा नहीं, मैं कराता जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेकन from a parent company having multiple business, multiple segment, identify which transaction will be classified as a operating, investing and financing। बोला उसके बहुत सारे बिजनेसेस है। अच्छा। बोला कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कौन सा इन्वेस्टिंग, कौन सा फाइनेंसिंग। ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। आ जाओ। ऐसे डायरेक्ट पढ़ते हैं, चलो आ जाओ इसी से पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर, सर इक्विटी, सर ये इक्विटी है, इक्विटी है तो सर फाइनेंस एक्टिविटी हो जाएगा। परचेज ऑफ शेयर, शेयर परचेज कर रहा है तो सर इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। डिविडेंड रिसीव हो रहा है, याद करो, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है तभी रिसीव हो रहा है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर कंपनी, भाई किसी भी कंपनी से मिले, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बोनस शेयर आप दे रहे हो, भाई बोनस शेयर दे रहे हो ना, तो ये नॉन कैश होता है, तो ये आपका नहीं जाएगा, नॉट अ कैश फ्लो। परचेज लाइसेंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, सर ये लाइसेंस परचेज कर रहे हो, ठीक है, एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा, क्योंकि भविष्य में आपको प्रॉफिट देगा ना यार। रॉयल्टी रिसीव्ड हो रहा है, ग्रांट पेटेंट बाय, गुड्स पेटेंट बाय द कंपनी, रॉयल्टी यार, रॉयल्टी ये सब क्या होता है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है, रेंट रिसीव हो रहा है, लेट आउट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, लेटिंग आउट इज नॉट मेन ऑफ द बिजनेस, ठीक है भाई, उसका धंधा नहीं है, होटल बिजनेस नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो भाई आपने लोन एडवांस दिया है, उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना। डिविडेंड पे कर रहे हो, शेयर लिया होगा तभी तो डिविडेंड पे कर रहे हो, फाइनेंस एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, देखो बच्चों ये जो इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तुम सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब समझो, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है तुम मुझे बताओ। तुम क्या करते हो, तुम किसी से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हो, और फिर जब उसका, जब जो भी रखा है अपने डिपॉजिट, वो बाद में आप देते भी हो, तो उस पैसे को उस पीरियड के लिए तो आप यूज कर रहे हो, तो एक तरीके से वो फंड का काम करता है, तो इसीलिए उस पर दिया गया इंटरेस्ट भी आपका फाइनेंस एक्टिविटी माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैंने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि उस वो पैसा आप फंड की तरह यूज करते हो, कहने को आप अपनी बुक्स में दिखाते हो लेकिन आप यूज तो कर लेते हो फंड की तरह, फिर तो उस पर दिया गया इंटरेस्ट भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल परचेज कर रहे हो तो सिंपल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट करते हो, सब्सिडी वब्सिडी खरीदो तभी तो होता है ये। एक्वायर द एसेट्स ऑफ कंपनी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, ओ माय गॉड, नॉट एनी कैश, कोई ना, तो भाई नॉन कैश है ये, कुछ कोई एक्टिविटी ही नहीं है, ठीक है। डिविडेंड दे रहे हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिसॉल्व द 100% सब्सिडी एंड रिसीव द अमाउंट इन फाइनेंस सेटलमेंट, जब खरीदते हो तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर बेचोगे तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो देख लो, मैंने तो आपको करा दिया। हम्म। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, फिर नॉट अ कैश फ्लो, बोनस नॉट अ कैश फ्लो, फिर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग, फिर 10 वहां पे इन्वेस्टिंग। ओ, ओ माय मिस्टेक, एक एक मिस्टेक हो गई क्या, मुझे तो लगता है एक मिस्टेक, डिविडेंड हो गया, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर असेट्स एक्वायर, फिर नॉन कैश, फिर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। ये रॉयल्टी वाला बच्चों, रॉयल्टी, रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम द गुड्स, ठीक है, उसी के गुड्स पे रॉयल्टी रिसीव हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये गुड्स यहाँ पे हम लोग नहीं देखे, इसीलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर कभी भी कंफ्यूजिंग लगे तो आप दोनों आंसर लिख के आना प्लीज, मेरे लिए। हाँ, दोनों आंसर लिख के आना, अगर यहाँ गुड्स आप नहीं हो देख रहे हो, या कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है कि यार रॉयल्टी मिल रही है वो उसकी बरोबर होती है कि नहीं, हाँ एक बार होती है, तो सर दोनों आंसर लिख के आना।
ओके सर, फिर आ जाओ, आगे आ जाओ। ये सब कराऊंगा, सब कराऊंगा, घबराओ नहीं। दिल मेरे तू दीवाना है, हीरा बेटे पागल है, मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है, मैंने माना है। पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़ो, मजा आएगा, पढ़ो। हम्म। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मजा आएगा, पढ़ो। देखो क्या लिखा है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 अकोला लिमिटेड have paid various tax and reproduce the below mentioned record for your purpose। अच्छा, बहुत सारे टैक्सेस उसने पे किया है, उसे पूछ रहा है कि वो कौन सी एक्टिविटी है, बताइए। कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 20 करोड़ ऑन द सेल्स ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस एट अ सेल्स कंसिडरेशन ऑफ 100 करोड़। अब मुझे एक बार बताओ, कैपिटल गेन तभी हो रहा है जब वो उसका मेन धंधा होगा नहीं। अगर मेन धंधा होता तो वो तो उसकी बिजनेस एक्टिविटी होगी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी होता, है ना। तो ये तो पीजीबीपी है नहीं, कैपिटल गेन हो रहा है, तो यानी इन्वेस्टमेंट किया होगा तभी। तो अगर 100 करोड़ रुपए उसको जो है सेल्स कंसिडरेशन मिल रहा है, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। 100 करोड़ आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उस पे दिया गया कैपिटल गेन आपका टैक्स भी आपकी क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही मानी जाएगी। सर 20 करोड़ जो आपका आउटफ्लो हो रहा है टैक्स, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर इनकम टैक्स 3 करोड़ ऑन बिजनेस प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 30 करोड़। सर 30 करोड़ की आपकी पीजीबीपी की प्रॉफिट हो रही है, तो सर ये भी आपका आपका इस पे दिया गया 3 करोड़ का आपका टैक्स, मतलब 3 करोड़ जो आप टैक्स दे रहे हो, तो सर ये आपका क्या माना जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि ये आपकी अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो ये भी आपका जो टैक्स है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 2 करोड़ ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन 20 करोड़। डिविडेंड आप दे रहे हो कितना, सर 20 करोड़। तो डिविडेंड अगर आप दे रहे हो तो आपने इक्विटी शेयर लिया होगा लोगों से, और उसके बदले मतलब शेयर इशू करके पैसा दिया, पैसा लिया होगा ना आपने। तो फंड है, फंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर डिविड शेयर फाइनेंस एक्टिविटी तो डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो सर इस पे दिया गया 2 करोड़ रुपए आपका डीडीटी, ये भी आपका क्या माना जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड 1.5 करोड़। अब भैया टैक्स बिजनेस प्रॉफिट, मतलब जो बिजनेस प्रॉफिट आपने दिया था उसमें आपने जो है टैक्स आपका कम बना और आपको टैक्स वापस आ गया, तो सर पूरी बिजनेस प्रॉफिट ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो सर वापस आया तो भी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही माना जाएगा। ओके सर, देख लो। सर 100 - 20 ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर बिजनेस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर डिविडेंड, डिविडेंड सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर वापस आया सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपल, मजा आया, सिंपल था। सिंपल था या नहीं, तो बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ सिंपल था या नहीं था। हम्म। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, तुम लोग देख लो। बोलो बच्चों। हम्म। बोलो, कुछ तो बोलो मुझे, समझ में आ रहा है ना। हम्म।
ये आपको दिखती है क्या ऐसे? नहीं ना? चलो चलो चलो। ये तो होमवर्क ले लो यार आप। कितना मुझसे करवाओगे यार? हम्म। चलो अब पढ़ा दे रहा हूँ मैं फिर भी। ये अच्छा है, देख लो। और इसे डायरेक्ट बता रहा हूँ, चलो अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है। What will be the classification for following item in the statement of cash flow of both बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर एंटिटी? वो बोल रहा है कि अगर आपका बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो क्या होगा, और अगर आपका अदर एंटिटी है तो क्या होगा। तो सर मुझे एक बार बताओ, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन एडवांस गिवन, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो अगर आप बैंक हो तो ये तो धंधा होगा ना सर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। लेकिन आप जो है नॉर्मल हो, नॉर्मल बिजनेसमैन हो, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो आपने कहीं एफडी उफडी किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, तभी तो इंटरेस्ट मिल रहा है। सर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट अथवा बोरोइंग, सेम, इसके लिए धंधा, उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओ माय गॉड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन, सर ये तो अब मुझे एक बार बताओ, ये अच्छा है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हो रहा है, एक बार बताओ, बैंक को भी रिसीव हो रहा है, ये किस पे रिसीव हो रहा है? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट और अदर एंटिटी। बैंक ने भी इन्वेस्ट किया होगा तभी। अरे यार, बैंक ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, दूसरा ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर बैंक इन्वेस्टमेंट कर रही है और दूसरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई दोनों तो इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, तो दोनों के लिए क्या माना जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माना जाएगा ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ओके। डिविडेंड पेड ऑन, नहीं समझ में आ रहा है? अरे यार, दोनों ने ही इन्वेस्टमेंट, मतलब वो भी अगर इन्वेस्ट करेगा और वो भी इन्वेस्ट करेगा तो दोनों ने इन्वेस्टमेंट ही तो किया है, तो उस पे मिलने वाला पैसा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा। ओके। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग टैक्स ऑन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इक्विटी बाय अदर एंटिटीज। ठीक है। डिविडेंड दे रहे हो आप, हाँ डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हो तो भाई डिविडेंड पे कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप इक्विटी शेयर पे लिए होंगे ना पैसा। शेयर हमेशा क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो दोनों के लिए क्या माना जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। ठीक है। और डायरेक्ट इधर से कराते हैं आपको। ठीक है, देखो, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग। ठीक है। आ जाओ, इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि जो है हम लोग को आंसर ना दिखे। ठीक है। पैक। चलो आ जाओ, डायरेक्ट इसी से करते हैं। फाइनेंस चार्जेस पेड बाई लेसी अंडर फाइनेंस लिस्ट। अभी बात बताओ, फाइनेंस चार्जेस यार, रेंट तो तुम दोगे ना? हाँ, तो सर ये दोनों के लिए क्या माना जाएगा? आपका आपका क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा बताओ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंस? तो सर ये इक्विटी से रिलेटेड तो है नहीं, नहीं है ना, तो सर दोनों के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। सर फाइनेंस एक्टिविटी मान लिया। ओह माय गॉड। सर क्यों सर? सर दोनों फाइनेंस एक्टिविटी मान लिया सर, यहाँ पे आप एजम्पशन लेके चलो। यहाँ पे डायरेक्ट इसीलिए फाइनेंस एक्टिविटी माना है क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस लीज दिया हुआ है, अगर वो ऑपरेटिंग लीज होता तो वो ऑपरेटिंग लीज मान के चलता सर। आपने फाइनेंस लीज नहीं देखा था क्या? देखा था मैंने, लेकिन फाइनेंस लीज को और या ऑपरेटिंग लीज को, ठीक है, आप ऐसे फाइनेंस एक्टिविटी नहीं दिखा सकते, कहीं कहीं जो है चीजें थोड़ी, अभी और भी आप देखोगे कि थोड़ा वेग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ठीक है, फाइनेंस एक्टिविटी है तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? फाइनेंस एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है। पेमेंट टुवर्ड रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग फाइनेंस लीज लायबिलिटी। ठीक है, फाइनेंस लीज तो ये अगर भाई उसको दिया गया पैसा है तो वो भी फाइनेंस एक्टिविटी होगा दोनों के लिए, क्योंकि अगर फाइनेंस लीज है तो भाई फाइनेंस एक्टिविटी तो पूरा फाइनेंस एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स। ठीक है, फॉर डिफर्ड पेमेंट बेसिस। अब तुम मुझे एक बात बताओ, है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, हाँ डिफर्ड पेमेंट मतलब आपने लोन, एक तरीके से लोन ले रहे हो। अरे यार, कोई गाड़ी वाड़ी खरीदते हो आप, तो आप फाइनेंस करा लेते हो, तो वो तो एक तरीके से फाइनेंस एक्टिविटी हो गया ना, तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा? फाइनेंस एक्टिविटी हो जाएगा।
सर आप कैपिटलाइज क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मैं कैपिटलाइज क्यों करूँ? इंटरेस्ट तो क्यों कैपिटलाइज होगा जब वो क्वालिफाइंग एसेट्स है, तो वो सब नहीं जा रहा हूँ मैं अभी, नॉर्मली इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रिंसिपल ये देखो, यहाँ तो प्रिंसिपल बोल दिया, प्रिंसिपल सम पेमेंट अंडर डिफर्ड पेमेंट बेसिस। प्रिंसिपल बोला है। प्रिंसिपल मतलब ऐसा होता नहीं कि 1 लाख की आपकी कॉस्ट है, आप उसको तीन दो पार्ट में दे दो, या 3 साल मतलब 3 लाख कॉस्ट है तो आपको 1-1 लाख 3 साल में दे दो, तो ये तो सीधा आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में जोड़ोगे, तो दोनों अगर करेगा तो भी दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगा। पेनल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर लेट पेमेंट। लेट पेमेंट, कस्टमर ने लेट पेमेंट किया, आप उसे इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे हो, तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों के लिए। पेनल इंटरेस्ट पेड, तो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों के लिए, सिंपल। इंटरेस्ट पेड ऑन डिलेड टैक्स पेमेंट, तो सर टैक्स पेमेंट तो आपका अगर वो है, क्या नाम है, तो मुझे एक बार बताओ, टैक्स आपने पे किया, है ना, तो मतलब तो नॉर्मल टैक्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही मान के चलते हैं ना, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, चाहे बैंक हो चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखना इसमें भी जो है, इसमें भी कंफ्यूजिंग है, इसमें कंफ्यूजिंग ये है, यहाँ पे स्टडी मटेरियल में आप क्या मान के चला है कि भाई ये जो टैक्स का पेमेंट है आपने किया नहीं, तो आपने वो गवर्नमेंट का पैसा अपने पास रख के चला और उसको फंड की तरह यूज किया, इसीलिए ये हम इसको फाइनेंस एक्टिविटी मानेंगे। क्या? अगर उसको मानना है तो भाई बैंक के लिए भी मानो। हाँ, बैंक के लिए क्यों नहीं मान रहे हो? देखो ना, देखो। चलो सब दिखाते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टैक्स रिफंड, टैक्स दिया उसका वो रिफंड आ गया, थोड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं है पूरा टैक्स बने, तो ये तो दोनों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये टैक्स रिफंड आ गया, है ना, और उस पे इंटरेस्ट आ रहा है। अब तुम मुझे एक बार बताओ, इंटरेस्ट एक तरीके से मिल रहा है, तो यहाँ ऑपरेटिंग एक्ट वो पैसा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन उस पर मिला गया है पैसा, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ ये कॉन्सेप्ट तो चलो ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आपका पैसा है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, और इंटरेस्ट मिलता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। लेकिन जो 11वां वाला पॉइंट है ना, वो थोड़ा वेग है। देखो, यहाँ पे इसको फाइनेंस एक्टिविटी माना है। अरे भाई, जब हम जो है जब हम टैक्स हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उस पे दिया गया इंटरेस्ट भी तो नॉर्मल एक्टिविटी होगा ना, वो कोई फंड थोड़ी है यार, कि हमने सरकार का पैसा सरकार से लिया है और उसको दे नहीं रहे हैं, या दे रहे हैं तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। थोड़ा सा कहीं कहीं वेग आपको बच्चों निकल सकता है। ठीक है। लीज लायबिलिटी, फाइनेंस 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 लीज है, इसीलिए चला था। डिफर्ड पेमेंट है, प्रिंसिपल दे रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पेनल इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग 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 ऑपरेटिंग। देखो यहाँ भी गड़बड़ लेके चला है। भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही करना चाहिए ना, इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, वो उसके धंधे की इनकम थोड़ी है, बैंक की। हाँ, लेकिन यहाँ पे मान के चला है इंटरेस्ट है, तो जितने इंटरेस्ट है वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके बुक में। ठीक है। ओके सर। आज जो चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये भी पढ़ा ही दे रहा हूँ अभी, क्या मैं छोड़ूं यार तुम्हारे लिए। चलो, क्या बोला है, बताइए कौन कौन सी एक्टिविटी है? कैश पेड टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। डेवलपमेंट कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट याद करो, डेवलपमेंट कॉस्ट है, कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंडिचर हो रहा होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आफ्टर टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैपिटलाइजेशन, याद करो। बोरोइंग रीपेड सर, फाइनेंस एक्टिविटी। कैश पेड टू सप्लायर, माल वाल खरीदने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लोन दे रहे हो तो इंटरेस्ट कमाओगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। बोनस शेयर इशू कर रहे हो, बोनस शेयर, बोनस शेयर, नॉन कैश। डिविडेंड दे रहे हो तो फाइनेंस एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम सेल, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन, नॉन कैश। सर एडवांस रिसीव हो रहा है कस्टमर से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, धंधा है सर। परचेज गुडविल, इन्वेस्टमेंट किया होगा तभी गुडविल उडविल आ रहा होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रोमिसरी नोट का पेमेंट कर रहे हो तो लोन है यार, एक तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आया नहीं आया तुम मुझे बताओ। देखो बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, जब भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन अगर आपको लगेगा तो दोनों आंसर लिख के आना यार, प्लीज। ज़्यादा आपका वक्त लगेगा नहीं। अगर आपके पास आंसर लिखने का समय नहीं होगा तो आप पहले एक पेज छोड़ देना, फिर उसके बाद मतलब एक आंसर जो आपको बेस्ट लगेगा वो लिखना, फिर एक पेज छोड़े रहना, फिर टाइम मिलेगा तो लिखना। लेकिन ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स के लिए तो मुझे नहीं लगता आपको रुकना चाहिए।
ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़े अपना। चलो, अब ये पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। हम्म। डायरेक्ट मेथड में बच्चों, डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट कैश लेंगे, ठीक है, कैश का ट्रांजेक्शन जहाँ होगा वो हम लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा हम हमको नॉन कैश से मतलब ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो, हमको नॉन कैश आइटम से मतलब नहीं रहेगा। डेप्रिसिएशन मतलब नहीं, कुछ देखना ही नहीं, छोड़ दो उसको। इम्पेयरमेंट से मतलब कुछ करना ही नहीं है। जब आप इनडायरेक्ट मेथड पे जाओगे तो इसको आप ऐड बैक करके चलते हो, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में आप पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेके चलते हो। फिर आप उसमें जो भी नॉन कैश है वो आप जोड़ते हो एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग इनकम या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर कोई इनकम उसमें ली गई है तो उसको वहां से हटाते हो, तो ये सब करते हो ना। लेकिन डायरेक्ट मेथड में आप सीधा जो जितनी भी कैश वाली चीजें हैं वो लोगे। तो देखो आ जाओ क्या लिखा है, पढ़ा रहा हूँ आगे, ठीक है। सर लिखा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट मेथड आर इनकरेज्ड एज डायरेक्ट मेथड। मतलब इसको बढ़ावा दिया जाता है कि ये यूज करो, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट पता चलता है कि सर डायरेक्ट मतलब इस ये सिंपल है ना यार, कैश सेल, कैश परचेज, कैश एक्सपेंसेस सब कुछ सीधा रहेगा। आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कि प्रोवाइड info which may be useful in estimating future cash flow which is not available in indirect method। ये इनडायरेक्ट मेथड में नहीं होता, इनडायरेक्ट मेथड में घुमा के निकालते हैं, और इसमें डायरेक्ट, जैसे घुमा के मारो और डायरेक्ट मारो, डायरेक्ट, ठीक है। अंडर डायरेक्ट मेथड मेजर क्लॉज ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट एंड ग्रॉस पेमेंट आर डिस्क्लोज। हाँ, मतलब सीधा जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, ग्रॉस पेमेंट्स है, वो डिस्क्लोज किए जाते हैं, कहाँ से आपको कैश मिल रहा है, ठीक है। ग्रॉस, याद रखो मैं बार बार ग्रॉस बोल रहा हूँ, नेट यहाँ पे करना अलाउड नहीं है। नेट कुछ केसेस में अलाउड होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा, नेट कुछ केसेस में अलाउड होते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ऑल ट्रांजेक्शन आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम कैश एंड बैंक एज फॉलो, जैसे कैश सेल परचेज ले लेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर पेमेंट टू क्रेडिटर कैश, पूरा कैश लेंगे, एक्सपेंसेस पेड इन कैश एंड बैंक, हाँ, जो भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो कैश में, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल का कलेक्शन या पेमेंट जो कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जितने भी चीजें आपको कैश में आएंगी आप वो कंसीडर करोगे। ये केवल बात हो रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, ठीक है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। वो तो डायरेक्ट होता ही है, उसमें कुछ घुमा के होता ही नहीं है। घुमा के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट किसमें होता है, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बाकी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो डायरेक्ट ही होता है, उसमें कुछ करना, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम, अब देखो इनडायरेक्ट मेथड में कैसे बनता है। सर इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिटरमाइंड बाई एडजस्टिंग नेट प्रॉफिट एंड लॉस। जो आपका नेट प्रॉफिट एंड टैक्स होता है, हाँ, आप उसको क्या करते हो, उसको लेते हो और उसमें सारी चीजें ऐड बैक वगैरह करते हो। देखो अब ये बहुत ध्यान से देखना, इसमें सबसे पहले आप टैक्स जोड़ देते हो, क्योंकि ये जो पीनल में जो आप टैक्स लिखते हो बच्चों, पीनल में जो आप टैक्स लिखते हो वो तो सीधा आप 30% दिखा देते हो या 25% दिखा देते हो, लेकिन एक्चुअल में आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, ये तो आपके कंप्यूटेशन पर डिपेंड करता है कि आपने एक्चुअल कितना टैक्स पे किया। टीडीएस का भी सेटलमेंट होता है, हाँ, जो भी सारी चीजें होती हैं, तो जो एक्चुअल में टैक्स पेमेंट होता है वो लेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको पहले जोड़ देंगे। हमने इसको पहले यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम को ऐड बैक करने के लिए कह रहे हैं। नॉन कैश आइटम मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे क्या है, डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश होता है, तो वो पीनल में क्यों पीनल में इसको माइनस हो गया ना, तो हम उसको ऐड बैक कर रहे हैं। नॉन कैश हम सब कुछ हटा रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझ रहे हो अब तो मुझे, अरे यार, जैसे नॉर्मल पीनल बनाया, यहाँ पे तुमने डेप्रिसिएशन भी माइनस किया हुआ है, तब ना जाके ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। अबे चालू हो जा भाई, हाँ, गुस्सा नहीं का नहीं। तो भाई ये बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो, ये क्यों माइनस कर रहे हो आप, ये तो नॉन कैश है। हाँ, तुम्हें कैश फ्लो निकालना है, कैश कितना अवगमन हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हम ऐड बैक कर रहे हैं। अमोटाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट्स पे तो डेप्रिसिएशन नहीं अमोटाइजेशन होता है, इसको भी ऐड कर लिए। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो भाई क्यों हम माइनस करें इसको, ये तो नॉन कैश है, इसको भी ऐड कर लिए। इंपेयरमेंट लॉस, इसको भी ऐड कर लिए। ये सारा बोल रहा है क्या कर लो, ऐड कर लो आप। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर लो आप, हटाओ,
क्यों जा रहा है यार? देखो जैसे इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाता है? इंटरेस्ट इनकम हमारा कहाँ जाता है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाता है। कहाँ जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। तो ये यहाँ पे क्यों जाएगा? तो हम माइनस करेंगे ना, क्योंकि पीनल में तो वो आइटम जुड़ा हुआ है। अरे यार, यहाँ पे अदर इनकम में अगर मान लो, यहाँ पे आपने अदर इनकम आपने दिखा दिया है। हाँ, जो इंटरेस्ट इनकम का है आपने दिखा दिया है 10 लाख रुपए। तो भाई ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, ये आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लेके जाओगे। तो मेरी बात को समझो। तो सर ये कहाँ का जाने वाला है? ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाने वाला है, तो हम यहाँ से उसको माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अब तुमने इंटरेस्ट एक्सपेंस किया हुआ है ना। नॉर्मली पीनल में यहाँ पे जाते हैं फाइनेंस कॉस्ट, आप लिखते हो ना फाइनेंस कॉस्ट, तो उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करते हो ना। तो ये कह रहा है कि आप इसको जोड़ो, आप इसको कहाँ लेके जाओ? फाइनेंस एक्टिविटी में लेके जाओ, क्योंकि लोन पे दिया गया पैसा, ब्याज, वो फाइनेंस एक्टिविटी होगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है एड बैक कर लो, इसीलिए एड बैक कर लिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, भाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये नॉन कैश आइटम होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। प्रॉफिट जो अलग से बुक किया है हम उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। ओके सर। अब देखो ये जो बढ़ाने जा रहा हूँ ना मैं, ये अभी तक ना किसी ने पढ़ा है ना किसी, ऐसा ऐसा नहीं ना किसी ने पढ़ाया है। डायलॉग कर रहा हूँ मैं। ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो ये बहुत ध्यान से देखना है। हाँ, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। हाँ, इसको ध्यान से देखना, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको। बताऊं मैं? बोलो। डेटा क्रेडिटर ही लेके चलूंगा, उसी से तुमको समझ में आ जाएगा। हम्म बताऊं मैं? वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ईजी है। बस कंफ्यूजन थोड़ा होता है बच्चों को, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो कंफ्यूज मत होना। देखो, तुम्हें कैश तुम कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें देखना क्या है? तुम्हें कैश आ रहा है कैश जा रहा है ये देखना है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये मान लो ये है आपका 2025, ठीक है, और ये है आपका 2026 है। डेटर है, डेटर लिखा हुआ है यहाँ आपका 10,000 लिखा हुआ है, यहाँ आपका 15,000 लिखा हुआ है। स्टॉक यहाँ आपका 20,000 लिखा हुआ है, यहाँ आपका 15,000 लिखा हुआ है। क्रेडिटर, हम्म यहाँ आपका 40,000 लिखा हुआ है, यहाँ आपका 15,500 लिखा हुआ है। अब तो मुझे कंपेयर करके बताओ कि कैश फ्लो कितना हुआ। सबसे पहले हम उठाते हैं डेटर को। डेटर तुम्हारा 2025 में कितना था? 2025 में था 10,000 रुपए। एक साल बाद कितना हो गया? 15,000 रुपए। देखो मैं ये तब की बात कर रहा हूँ जब आप इनडायरेक्ट मेथड लगा रहे हो, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड लगा रहे हो तब ये सब सारी चीजें करोगे। डायरेक्ट मेथड अगर करा रहे हो ना, अगर आप डायरेक्ट मेथड करते हो अगर आप डायरेक्ट मेथड करते हो तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, इसमें तो डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें लेना है। इसमें जितना कैश आ रहा है कैश जा रहा है। हाँ, बस सीधा कैश कैश का ट्रांजेक्शन होगा। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट मेथड आते हो ना, तब आपको वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कैश का आवागमन उधर से भी तो होता है, डेटर क्रेडिटर स्टॉक। अब देखो जैसे डेटर 10,000 रुपए आपके थे, डेटर कितने थे सर? 10,000 थे आपके, अब हो गए कितने? 15,000 हो गए। मतलब अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी से पैसे लेने थे 10,000, अब मुझे पैसे लेने हैं 15,000, तो ये कैसे हुआ होगा? मैंने उसको 5,000 और दिया होगा। देखो ज्यादा डीप में मत जाना, ठीक है, डीप में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और वैसे कंफ्यूज कैसे हो गया यार, मैं बैठा हूं ना। देखो सिंपल है, समझो कि तुम्हारा 10,000, तुम डेटर मतलब कौन? तुम्हें पैसा लेना है ना डेटर। तुम अपने बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाते हो डेटर, तुम्हें पैसा लेना है। तो तुम्हें 10,000 लेना था, अब तुम्हें 15,000 लेना है। तो तुमने 5,000 रुपए उसको दिया होगा, तभी अब तुम 15,000 चिल्ला रहे हो। अरे मुझे मेरा 15,000 दे दो, मेरा 15,000 दे दो। 5,000 और दिया होगा। तो यहाँ 5,000 रुपए आप क्या करोगे? 5,000 रुपए आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। यानी इंक्रीज इन करेंट एसेट्स होगा तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, समझो बात को। सर डेटर तो सेल से इफेक्ट होता है सर। देखो बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ केवल डायरेक्ट इसका ट्रीटमेंट देखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग को लेके, ठीक है। यहाँ हम लोग इनडायरेक्ट मेथड चल रहे हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड में ऑलरेडी आपकी कैश सेल कैश परचेज आ चुकी है। कहाँ? प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड टैक्स आपने लिया हुआ है। यहाँ केवल ओपनिंग क्लोजिंग से जो फर्क आ रहा है उसको देखना है। बात समझो मेरी। अब देखो जैसे स्टॉक है, स्टॉक आपकी कितनी थी? 20,000 थी, अब आपकी हो गई 15,000। सर मेरी स्टॉक थी 20,000, अब वो 15,000 हो गई, तो इसका मतलब हमने 5,000 का स्टॉक बेच दिया होगा। बेचेंगे तो पैसा आएगा,
पैसा आएगा तो पैसा बढ़ेगा, 5,000 प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे। सर स्टॉक यहाँ पे क्या हुआ? सर असेट्स मतलब असेट्स आपका क्या हुआ? कम हुआ। हाँ, डिक्रीज इन करंट एसेट्स तो देखो पॉजिटिव में लिखा है ना, तो वही पॉजिटिव है। सर क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब कौन? जिसको आपको पैसा देना होता है वो क्रेडिटर होते हैं। वो बोल रहा है आपका 40,000 था, 40,000 था, मतलब आपको 40,000 देना था। अच्छा, अब आपको कितना देना है? 60,000। कैसे? 40,000 देना था, अब आपको देना है 60,000, इसका मतलब आपने उससे 20,000 और ले लिया होगा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? देखो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, समझो बात को। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट जो आपको करना है। अरे यार, 40,000 तुमको देना था किसी को, अब तुमको देना है 60,000। पिछले साल 40 देना था, अब तुमको 60 देना है, तो 20,000 और लिया होगा तुमने। मान के चलो 20,000 और लिया होगा तभी ना। तो 20,000 और लिया तो कैश इनफ्लो हुआ, तो 20,000 प्लस। तो देखो यानी क्या हो रहा है? करंट लायबिलिटी कम हो रहा है तो पॉजिटिव में। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, हाँ नहीं नहीं सॉरी, बढ़ा है ना, 60,000 हुआ है तो पॉजिटिव में। अगर यही क्रेडिटर 40 से कितना हो जाता? 30 हो जाता, तो क्या होता कि मतलब हमको किसी को 40,000 देना था, अब देना है 30,000, तो 10,000 दे दिया। अरे यार, 10,000 दे दिया तभी ना, अब केवल 30,000 देना है, तो 10,000 आउटफ्लो किया आपने, 10,000 माइनस में। तो वही देखो, डिक्रीज अगर करोगे तो माइनस में हो जाएगा। समझ में आया? आया नहीं आया बताओ? बताओ बताओ बताओ। बताओ आया नहीं आया? हम्म हम्म बताओ मुझे बताओ। हम्म बताओ बच्चों बताओ, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हम्म एक बार और बताओ, समझ में आ गया? एक बार और बताऊं तो बताओ। मेरा एक स्टूडेंट था, मैं ट्वेल्थ को भी पहले पढ़ाता था। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैं ट्वेल्थ को पढ़ाता था। हाँ, जब मैं ग्रेजुएशन पास हो गया तो मैं ग्रेजुएशन को भी पढ़ाता था। हाँ, तो मैं जानते हो मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ? हम्म मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ? बताऊँ? बताऊँ मैं बताऊँ? मैं आपका, मुझे लगता है कि मैं 12 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। 11th ईयर सिंस टीचिंग। हम्म ऐसे मजाक में लगता होगा, लेकिन हाँ ये सच है। मैं 11th ईयर से पढ़ा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। केवल किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग पढ़ लो। हाँ, कुछ बन जाओ, मेरा नाम रोशन करो, चांदी करो। चलो, समझ में आया ना? चलो एक बार और समझा देते। देखो यार, तुम मुझे एक बार बताओ, 10,000 रुपये डेटा, फिर से पढ़ा रहा हूँ, फिर से पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ बोलो? फिर से पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारा डेटर 10,000 था, अब डेटर 15,000 हो गया। डेटर कौन होता है? डेटर वो होता है जिससे तुम्हें पैसा लेना होता है। तुम्हें 10,000 लेना था, अब तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे 15,000 लेना है, क्योंकि तुमने 5,000 और दिया होगा, तो 5,000 कैश फ्लो आउटफ्लो हो गया। बस सिंपल। स्टॉक 20,000 था, अब वो कितना हो गया? 15,000 हो गया। 20,000 था तो हमारा स्टॉक अब कम हो गया, तो स्टॉक तुमने बेचा होगा, बेचोगे तो कैश मिलेगा, तो प्लस में। सिंपल। क्रेडिटर 40,000 था, क्रेडिटर था, अब 60,000 हो गया। और तुम्हें पैसा 40,000 देना था, अब तुम्हें पैसा 60,000 देना है, तो 20,000 और लिए होगे तभी ना, तो 20,000 प्लस में। मतलब तुम्हें कैश फ्लो देखना है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, आ रहा है जा रहा है। क्रेडिटर 40,000 था, अब वो 30,000 हो गया, तो 10,000 दिए होगे तो ही ना, 10,000 माइनस में। फिर उसके बाद देखो लास्ट में आप क्या करोगे? टैक्स पेड वो आप माइनस करोगे, तो ये आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये कैश पेड जो है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। सिंपल। अब देखो नोट, कुछ नोट है, देखो पढ़ लेते हैं फटाफट। ऑपरेटिंग कैश फ्लो शो वेदर द मेन बिजनेस इज जनरेटिंग सफिशिएंट कैश और नॉट टू रीपे इट्स लायबिलिटी। मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये बताता है कि क्या, अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंस एक्टिविटी ये नहीं बताएगा, ये कौन बताएगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताएगा कि आपके पास उतना कैश है या नहीं है अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो गुड साइन, मतलब
हाँ ठीक है, सही है, चलो। देखो, निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये वीक साइन, लेकिन जो शुरू में स्टार्टअप्स होते हैं उनके निगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि वो उतना रेवेन्यू शुरू में नहीं होता है, ठीक है। जनरली न्यू बिजनेस और बिजनेस फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी है उनके साथ ही होता है। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रेंटल सब्सिक्वेंट सेल एज बिजनेस एक्टिविटी, देखो यहाँ पे बात कर रहा है रियल इस्टेट का। रियल इस्टेट में लोग क्या करते हैं, शुरू में भाड़े पे चला देते हैं, लेकिन उनका धंधा ही होता है उसको बेचने का, तो वो मतलब वो उसको प्रॉपर्टी को छोटे छोटे पार्ट पार्ट करके बेचते ही हैं, तो वो तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, वो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं मान के चलेंगे। तो सर क्या वो रेंट पे दे रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? नहीं नहीं बच्चों, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और बेचेंगे तो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़ा जाए, चलो। अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या जा। गिव मी अ ब्रेक। हम्म। हम्म। आवाज आ रही है ना? ये नहीं आ रही है? बताओ, मुझे बताओ। हम्म। मेरे ख्याल से आवाज आपको आ रही होगी। देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या देगा, तो पहले तो कैश, कैश क्या होता है और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? सर कैश मतलब कैश इन हैंड जाएगा ही, और डिमांड डिपॉजिट जैसे करेंट अकाउंट का बैलेंस मतलब बैंक का बैलेंस हो जाएगा। सर सेविंग अकाउंट बच्चों, सेविंग बैंक इज नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सा, आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर देना, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सेविंग अकाउंट्स इज नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है। अगर जैसे हम लोग फाइनेंस का भी काम करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ, तो उसमें आप अगर सेविंग अकाउंट से काम कर रहे हो ना, तो आपको, आपका ये माना ही नहीं जाएगा, जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है और आप काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो माना ही नहीं जाएगा कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। मतलब कैश में काम कर रहे हो तो कोई मतलब सेविंग अकाउंट से भी काम कर रहे हो तो भी नहीं माना जाएगा। तो मेंटेन अ प्रॉपर, मेंटेन अ करेंट अकाउंट, और उससे ट्रांजेक्शन करिए, उससे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट, तो ये सारा कैश और बैंक है, मतलब ले देखिए ये क्या कहना चाह रहा है सर, कैश एंड बैंक, ठीक है सर। सर ये कैश इक्विवेलेंट जो बोला, वो कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या, याद करो, 3 महीने वाला कॉन्सेप्ट, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विच आर हाईली लिक्विड 3 मंथ और लेस फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। सर आपने बोला था कि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा, हाँ। लेकिन बच्चों यहाँ कैश इक्विवेलेंट्स की बात हो रही है, ये एक तरीके का क्या है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं किया गया है, ये बस कर दिया गया है कि चलो ठीक है, जैसे आजकल चले हुए हैं ऑटो स्विप यार, हम लोग की अकाउंटिंग को लेके तो दिमाग खराब करके जान रहे होगे दर्द उसका आप लोग, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो 3 महीने के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये याद रखना, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर 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 कोई जो है 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है, उसने 2 साल के मतलब 2.5 ईयर के लिए किया था, मान लेते हैं 2.5 2.5 साल के लिए उसने किया था, ठीक है। अब ये 1 अप्रैल 2025 को आ गया, तो 2 साल तो हो गया, 2 इयर्स हो गए ना। अगर आप 31 मार्च 2026 को बना रहे हो, तो अब बताओ, या मान लो अगर आप 31 मार्च 2025 को बना रहे हो, 31 मार्च 2025 को बना रहे हो, तो क्या आप इस एक्टिविटी को, जो आपके 2.5 मनाया गया, 2 महीना, 2 ईयर 3 मंथ है ना, 2 ईयर 3 मंथ मान लेते हैं। अरे यार, रुक जाओ, बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपने कोई 1 जुलाई को एफडी किया, है ना, तो आपने किया, और ये कितने साल के लिए किया, 2 साल के लिए किया। 1 जुलाई 2023 को आपने किया, तो आप 2024 तक बनाए, ठीक है। तो इस साल तो आप इसको क्या मानोगे, इस साल तो आप इसको वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मानोगे, ठीक है। 2025 में इस पे इंटरेस्ट कमाया, मतलब 2023 24 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, है ना। अब 25 का ही तो बात है, अब 25 में जो आपको करना है, अब तो मुझे एक बार बताओ, अब तो इसको 3 महीने में सेटल करना है, अब उसको 3 महीने में सेटलमेंट, तो क्या आप उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे ले लोगे? नहीं, तुम्हें देखना है डेट ऑफ एक्विजिशन से, मतलब इनिशियली क्या वो 3 महीने में था क्या,
ठीक है, तो वो तुम्हें कंसीडर करना है। रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। नोन अमाउंट ऑफ कैश मतलब ऐसा नहीं है कि कैश में चेंज हो जाए, देखो इनसिग्निफिकेंट चेंजेस हो गया तो चलता है, लेकिन नोन अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए। इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू मतलब इनसिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। मतलब देखो ये बोल रहा है कि आपको पता है कि कितना पैसा मिलेगा, 3 महीने में मिल जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, हाईली लिक्विड है, ठीक है बस। Normally, note, normally borrowing is classified as finance activity, but overdraft used as a part of cash manager will cover under cash and cash equivalent। तुम मुझे एक बार बताओ, बिना सीसीओडी के कोई ट्रांजेक्शन कोई बिजनेस चल रहा है क्या आजकल? चलता है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सीसी कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी वो लेके रखे हुए हैं यार। बैंक से वो फैसिलिटी उस पर इंटरेस्ट देते हैं, दे रहे हैं। अब तुम मुझे एक बार बताओ, तुमने कोई सीसी अकाउंट में, सीसी अकाउंट तुम्हें समझ में आता है ना? हाँ, सीसी अकाउंट आपको एक लिमिट दे दी जाती है आपके स्टॉक और डेटर के बेसिस पे। हाँ, जैसे मान लो आपके पास स्टॉक है, हाँ आपके पास डेटर है, ठीक है, तो उसमें नॉर्मली 25% मार्जिन घटा के आपको उतना एक लिमिट दे दी जाती है उसी स्टॉक और डेटर के अगेंस्ट में। तो आपको अगर किसी डेटर को पैसा देना है आप उसी अकाउंट से दे सकते हो। तो अब तुम मुझे एक बार बताओ, अगर तुम अपने सीसी अकाउंट या ओडी अकाउंट से तुम डेटर को मतलब क्रेडिटर को पैसा दे रहे हो, तो क्या तुम इसको नहीं लोगे? लोगे ना। तो यही वो बोल रहा है कि ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही माना जाएगा, ठीक है। नॉर्मल बोरोइंग इज क्लासिफाइड अंडर फाइनेंस एक्टिविटी, एफ ए यानी कि फाइनेंस एक्टिविटी। नॉर्मल अगर कोई बोरोइंग है तो वो फाइनेंस एक्टिविटी माना जाएगा, लेकिन सीसीओडी ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होता है। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, मतलब सीसीओडी का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, नहीं समझ रहे हो मैं बता रहा हूँ, देखो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट होता है, ये लायबिलिटी साइड होता है। लायबिलिटी में यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी होता है इसमें अगर आप सीसीओडी लिखे हो ना, और यहाँ पे करंट असेट्स मतलब यहाँ पे असेट चालू हुआ और यहाँ पे करंट असेट में जो आप बैंक बैलेंस लिखे हो, तो इससे और इसको ये माइनस कर लेना। जैसे अगर मान लो ये आपने लिखा है 50 लाख, ठीक है, और यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस आ रहा है 70 लाख, तो आप इसका और इसका नेट करके ओपनिंग कैश लेके चलोगे, ओपनिंग क्लोजिंग जो भी 20 लाख। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अरे यार दोनों एक ही है ना? अब जैसे मान लो कैश रखे हो बैंक में जमा कर रहे हो तो तुम कह दो कि हाँ कैश फ्लो हुआ। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हो ना? चलो, तो वो कैश फ्लो नहीं होगा। तो ये सीसी और दोनों मतलब आदि मानो मैंने लिखा भी होगा, देखो ये दोनों क्या है, सीसी सिंगल यूनिट है। ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर नॉट शोन एज कैश फ्लो, वो कैश फ्लो नहीं माना जाएगा। कंसीडर सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट मतलब आदि मानव, ठीक है, दोनों एक यूनिट है। याद है आदि मानव का किस्सा? हाँ? पैसे ले देते टाइम एक यूनिट, अलग अलग यूनिट, लेते टाइम अलग अलग यूनिट और देते टाइम एक यूनिट हो जाते थे सब, ठीक है। तो ऐसा होता था। चलो अब देखो, कैश फ्लो ऑन ग्रॉस बेसिस वर्सेस नेट बेसिस, मतलब क्या आप नेट कर सकते हो क्या? देखो नॉर्मली नेट अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आपने मशीन परचेज किया, मशीन सेल किया, दोनों अलग अलग दिखाएंगे, आप नेट नहीं कर सकते। इफ नथिंग इज मेंशन ग्रॉस बेसिस शुड बी फॉलोड, ग्रॉस ही फॉलो करना है। कैश रिसीव, कैश पेमेंट फॉर द सेम ट्रांजेक्शन आर शोन सेपरेटली, सेपरेट आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। गिव मी अ 2 मिनट। ठीक है, दोनों आपको अलग अलग शो करना पड़ेगा, जैसे लोन गिवन 100, लोन रीपेड 70, तो भाई दोनों अलग अलग आप सेपरेट करोगे, शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली, ठीक है, शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। कुछ इसका एक्सेप्शन भी है, नेट अलाउड है जब जब कैश फ्लो ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर किया जा रहा है, मतलब बैंक एक्सेप्टिंग एंड रीपेमेंट डिमांड डिपॉजिट। मतलब क्या है कि भैया बैंक क्या कर रही है, हमारे से पैसा लेके किसी को दे रही है, तो बैंक तो यहाँ एजेंट का काम कर रही है, तो वहां वो नेट कर सकती है, बैंक कर सकती है नेट। इन्वेस्टमेंट एंटिटी होल्डिंग फंड फॉर कस्टमर, जैसे म्यूचुअल फंड हमसे पैसा लेके वो क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो वो नेट कर सकती है। रेंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ ओनर,
मतलब किसी ओनर के बिहाफ पे हम रेंट कलेक्ट करें और उसको दे देना, मतलब तुमने कलेक्ट किया और तुमने दे दिया, तो सर तुम इसको नेट कर सकते हो। मतलब अपना कमीशन काट के, जो भी आप कर रहे हो कमीशन काट रहे हो, कमीशन केवल दिखाओ, नेट कर सकते हो। एंटिटी एक्ट एज एजेंट, मतलब आप केवल एजेंट का काम कर रहे हो, एक से दिया दूसरा दे रहे हो, आपका पैसा है ही नहीं, आपका जितना है केवल आप वो रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा, ठीक है, पहले आ जाओ तीसरा। तीसरा पढ़ लेते हैं पहले। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो मे रिपोर्ट ऑन नेट बेसिस, मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। एक्सेप्टिंग एंड रीपे ऑफ एफडी, मतलब आपने एफडी लिया और एफडी दिया। देखो यहाँ ये नहीं है कि सेम पर्सन नहीं, है ना, भले सेम पर्सन नहीं, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि सेम पर्सन से हो, अलग अलग पर्सन से, तो वो नेट करके दिखा सकते। अरे यार तुम मुझे एक बार बताओ, तुमने एफडी कराया और उसका रीपेमेंट हुआ, मतलब बैंक ने शुरू में एफडी कराया, ठीक है, फिर एफडी का पैसा रीपे कर दिया। पहले बैंक ने पैसा लिया, फिर बैंक ने पैसा दे दिया, तो उसको वो नेट करके चलता ही है। बैंक क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट्स दिखाता है। ओके। प्लेसमेंट एंड विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अपना डिमांड या डिपॉजिट वगैरह रखा है तो कर सकता है वो। लोन एंड एडवांसेस गिवन टू कस्टमर दिए रीपेमेंट, अरे भाई नेट करके ही बैलेंस आता है, बैंक ऑडिट पे जाओ सब पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब कस्टमर को आपने लोन दिया और कस्टमर ने आपको लोन वापस किया, मैं सेम बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग बंदों से भी हो, तो वो नेट करके डिस्क्लोज कर सकते हो। अब देखो दूसरा कंडीशन, ये थोड़ा समझना। देखो यहाँ बोला जा रहा है ट्रांजेक्शन वेयर थ्री कंडीशन फुलफिल, जब क्विक टर्नओवर हो, मतलब तुरंत ट्रांजेक्शन्स हो रहा है ऐसी जगहों पे, लार्ज बड़े बड़े अमाउंट्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है, शॉर्ट मेच्योरिटी वाले, मतलब थोड़े शॉर्ट मेच्योरिटी कैन बी 3 मंथ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन हम लोग 3 मंथ मान के चल रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो भी हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, नेट बेसिस में अलाउड है। अब आते हैं हमारा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। अब बताओ ये सब पढ़ा था तुमने, नहीं पढ़ा था ना, तो नेट बेसिस नहीं पढ़ा था। अब आते हैं फॉरेन करेंसी कैश फ्लो, बस बस खत्म है यार हम लोग का कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ पढ़ लो पढ़ लो, फिर इसके बाद मैं तुरंत चलूंगा आपका, हाँ क्वेश्चंस कराऊंगा। एक बार क्वेश्चन हाथ लगा दिया ना फिर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। आपके कुछ क्वेश्चन इंडिया 19 के बचे हैं ना, मेरे ख्याल से बचे हैं, वो भी करा दूंगा, डोंट वरी। ये भी बहुत अच्छा है, मस्त है, बढ़िया है बढ़िया। पढ़ाऊं? देखो क्या लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉरेन करेंसी, फॉरेन में बैंक अकाउंट है और उसमें आपके डॉलर्स पड़े हुए हैं, अरे कोई भी करेंसी में है आपके पड़े हुए हैं, हाँ, और आपके मान लो $100 पड़े हुए थे, $100 पड़े हुए थे, ठीक है, $100 आपके पड़े हुए थे, ओपनिंग में $100 थे, क्लोजिंग में भी $100 ही है, लेकिन आप तो इंडियन करेंसी में रिकॉर्ड करोगे। शुरू में वो $100 आपके, मतलब जैसे शुरू में देखो $1000 थे 80 के रेट से, है ना, अब वही $1000 अभी भी है लेकिन रेट चेंज हो गया 85। अब तुम मुझे एक बात बताओ, बताओ मुझे बताओ, तुम्हारी कैश कितनी है? क्या तुम अपना कैश 80,000 ही लेके चलोगे, या कैश कितना लेके 85,000 लेके चलोगे? सर बिल्कुल 85,000 लेके चलेंगे, 5,000 तो हमारा है वो कैश में जाएगा ही जाएगा सर। एग्जैक्टली exactly, तो ये 5,000 जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्सचेंज गेन या लॉस होता है किसी ट्रांजेक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, वो उसको एलिमिनेट कर देते हैं। देखो ये जो मैंने आपको बात किया ना, ये जो बात किया ये आपका ओपनिंग, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात किया, और वो जो बात कर रहा हूँ वो ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ कि किसी डेटर क्रेडिटर पे आपको हो गया, जैसे आपने मशीन खरीदा $100 का, उस पे आपको जो है 84 रुपए के हिसाब से 8400 देना था, है ना, अब जब देने की बारी आई तो वो 84 से 80 हो गया, आपको फायदा हो गया, तो ये तो एक्सचेंज
गेन हो गया ना, तो उस एक्सचेंज गेन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, उसी के बारे में बातचीत है। इफ एनी कैश इक्विवेलेंट इज हेल्ड इन फॉरेन करेंसी देन वी विल कंसीडर इट एट एक्चुअल रेट इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग रेट। एक्चुअल रेट पे लेंगे। एक्चुअल रेट मतलब जिस दिन आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो उस दिन का रेट लोगे, ओपनिंग रेट भी नहीं लोगे। कैश फ्लो ऑफ अ फॉरेन सब्सिडी आर ट्रांसलेटेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द रेट ऑफ कैश फ्लो। मतलब ये बोल रहा है कि एक्चुअल रेट को हम लोग कंसीडर करेंगे, क्लोजिंग रेट हम लोग नहीं देंगे। सर अभी तो आपने बोला कि क्लोजिंग रेट लेंगे। अरे यार, वो मैंने बोला क्योंकि वो कैश की बात हो रही है, ट्रांजेक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, फॉरेन करेंसी का ट्रांजेक्शन जिस दिन होगा उस दिन का रेट लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझो। If actual rate is not given, average rate can be taken. देखो, unrealized exchange gain unless not a cash flow, but exchange rate affecting cash and cash equivalent held in foreign currency shown separately in cash flow। इसको हम लोग सेपरेट दिखाएंगे। देखो जो कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो फिर जाके हमारा क्या आता है, नेट कैश फ्लो आता है। फिर इसमें हम लोग ओपनिंग जोड़ते हैं, तो फिर आपका क्लोजिंग कैश आता है। फिर हम लास्ट में एक यहाँ पे लिखेंगे प्लस इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस। यहाँ पे इसको कह के जोड़ देंगे। जैसे इसमें 5,000, यही यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। ठीक है। इफ एनी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वाज बुक्ड एट बैलेंस शीट डेट बट ड्यू टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट देन सच, मतलब ड्यू टू एक्सचेंज रेट की चेंजेस की वजह से अगर कोई गेन एंड लॉस रिकॉर्ड हुआ है, जैसे वुड मशीन वाला मैंने आपको बताया, तो देन सच एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट अंडर इनडायरेक्ट मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको इनडायरेक्ट हटाएंगे उसको, क्योंकि भाई वो हमारा नॉन कैश एक्टिविटी है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन बैंक बैलेंस ही है, तो भाई वो तो है ना, उतना पैसा है आपके पास। मतलब अगर वो रेट बढ़ गया तो वो है, अगर निकालोगे तो उतना ही मिलेगा। ठीक है, ये तो आपको, ये पैरा तो आप पढ़ ही चुके हो कि अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंकिंग इन एनबीएफसी प्रिपेयर कर रही है, तो अगर वो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिपॉजिट दे रही है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि भाई वो क्या है, वो उसका धंधा है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इफ टैक्स इज प्रैक्टिकेबल टू आइडेंटिफाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंस एक्टिविटी। वो बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन में टैक्स पेमेंट दिया हुआ है, अगर वो बोल रहा है कि कैपिटल गेन है, तो ठीक है, हम उसको अलग कर लेंगे। अगर वो बोल रहा है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, तो अलग कर लेंगे। अगर नहीं बोल पा रहा है तो हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानेंगे। बस वही वो बोल रहा है। अब देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, यहीं पे आपका खत्म भी हो जाता है ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और चेंजेस इन ओनरशिप इन सब्सिडरी अदर बिजनेस। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। पानी पी लूं फिर इसको समझाता हूँ। समझ में आ रहा है ना यार? नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे। कुछ भारी पड़ा है क्या? फॉरेन करेंसी कैश फ्लो बढ़ाया, बस इसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर बैंक में बैलेंस है, अगर आपके कहीं फॉरेन करेंसी में बैलेंस है, $100 रखा है आपने, हाँ, शुरू में आपका 80 रुपए के था, बाद में रेट बढ़ गया, तो भाई वो तो है ना, वो तो आप नीचे, वही मैं कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे दिखाओगे एक्सचेंज रेट चेंजेस, इसकी बात कर रहा हूँ। हम्म, कराऊंगा, इस पे भी क्वेश्चन है, कराऊंगा। कब कब नेट बेसिस अलाउड होता है, इस पे तो नेट नेट बेसिस पे तो आपका कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी आपको पढ़ा ही दिया, 3 महीना। हाँ, तुरंत तुरंत। अब आते हैं ये। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कोई सब्सिडरी, एसोसिएट्स, ज्वाइंट वेंचर किसी में इन्वेस्ट करते हो, तो वो तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ओके, है ना? तुम्हारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अच्छा, तो अगर आप उसको बेचोगे तो भी वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगी, माइनस होगी वहां से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब तुमने मान लो, तुमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब तुमने जो है इन्वेस्ट किया, है ना, इन्वेस्ट करके तुम्हें ए ने बी में इन्वेस्ट करके, ठीक है, 70% का स्टेक ले लिया, तो अब तो इसकी कंट्रोलिंग हो गया। अब अगर इसने 10% और इन्वेस्ट किया, 10% और इन्वेस्ट किया, तो ये क्या है बताओ मुझे। हम्म, बताओ मुझे, बताओ। हम्म, अगर मान लेते हैं इसका कंट्रोल नहीं होता, है ना, 40% होता, फिर इसने क्या किया, 5% और लिया, पहले ये फिर ये, तो ये 5% कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी, बताओ मुझे, सोचो,
सोचो और मुझे बताओ, यही पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, आई हैव टू टेक अ कॉल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉल है बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, तो आ जाओ। इन्वेस्टेड इन सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर। हाँ। हम्म। तो अगर आपका ऐसा है तो आप जो है क्या करोगे, तो मुझे एक बात बताओ। तो देखो बच्चों, पहले आपका डिस्कस करते हैं इस पे। अगर आपने 40% डाला तो भाई तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। 70% शुरू में डाला वो तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ही। उसके बाद आपने 5% और खरीदा तो यहाँ फिर आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। लेकिन यहाँ आपने कंट्रोल ले लिया, तो जब आपने कंट्रोल ले लिया तो एक तरीके से वो आप ही की यूनिट हो गई ना। तो फिर ये 10% और जो आपने खरीदा, या अगर आप 10% बेचते भी तो आपकी क्या हो जाती, बेचते नहीं, बेचते तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, लेकिन जो 10% और मिला तो यहाँ पे ये फाइनेंस एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फंड उसको और मिल रहा है। देखो समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझो। देखो ये क्या हो गया, इसका बाजा बच गया क्या? हाँ। देखो लास्ट पॉइंट है। अरे अच्छा अच्छा, ये थोड़ा पैनल का इशू है। ओके ओके। सही समय पे 2 मिनट दे दो। चलो, काम करना चाहिए इसको। देखो क्या बोल रहा है ये। हम्म। इफ इन्वेस्टमेंट इज अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड एंड कॉस्ट मेथड, मतलब आप इक्विटी मेथड कॉस्ट मेथड लगा रहे हो, और इन्वेस्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट विल शो ओनली एक्चुअल कैश फ्लो बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी। मतलब ये एसएफएस की बात कर रहा है। तो अगर आप एसएफएस बना रहे हो, है ना, मतलब होल्डिंग कंपनी अगर अपनी एसएफएस बना रही है, ठीक है, तो वो क्या सब्सिडरी के सारे ट्रांजैक्शन को लेके चलेगी? नहीं, केवल सब्सिडरी और होल्डिंग के बीच का जो ट्रांजैक्शन होगा वो लेके चलेगा। सब्सिडरी का भी अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो वो भी केवल अपना और इनके बीच का होल्डिंग का पूरा लेके नहीं चलेगा। लेकिन जब ये सीएफएस बनाएगा तो पूरा ओवरऑल बनेगा, बनेगा ही बनेगा, पूरी सेल ओवरऑल बनती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, देखो एग्जांपल क्या लिखा है। एग्जांपल लिखा है सर, बी लिमिटेड इज एन सब्सिडी ऑफ ए लिमिटेड गिवन लोन टू 10 लाख बी लिमिटेड पे डिविडेंड टू 3 लाख, बी लिमिटेड परचेज मशीन 25 लाख। तो मुझे एक बार बताओ, अगर ए लिमिटेड बना रहा है अपने स्टेटमेंट में, तो वो क्या देखेगा? वो 10 लाख जो इसने दिया हुआ है लोन, जो लोन दिया है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिलेगा, और जो इस पे डिविडेंड मिल रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा, है ना। बी लिमिटेड उस पैसे से क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं रहेगा एसएफएस में। क्यों मतलब रहेगा? वो मतलब रहेगा हमें सीएफएस में। सीएफएस बनाएंगे तो पूरा ओवरऑल देखेंगे। और दूसरा, और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे बच्चों, अगर जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, देखो वो ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूँ सुनो। जो मैंने बोला कि यहाँ 70% आप खरीद रहे हो, मान लो पीसी आपने दिया कितना, मान लो पीसी आपने दिया 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए दिया और आपने सब्सिडरी को खरीद लिया। तो सब्सिडरी के पास भी बहुत सारी जैसे असेट्स होती है ना, जैसे प्लांट एंड मशीनरी होती है, फर्नीचर होती है, इक्विपमेंट होती है, कैश भी होता है, बोलो हाँ होता है। लोन भी होता है, बिल्स पेबल होता है ना, बिल्स पेबल होता है, लोन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो तो आपने 50 लाख दिया, उसमें तो कैश आपको कुछ पैसा, जैसे मान लो उसका 10 लाख रुपए कैश था वो तो आ ही गया। तो नेट आपने कितना दिया?
नेट आपने दिया केवल 40 लाख रुपए कैश। गलत कहूं तो बोलो, अगर गलत कहूं तो तुम बोलो। अरे यार तुम पीसी दे रहे हो 50 लाख और उसका पूरा ले ले रहे हो हिसाब किताब, तो उसके पास कुछ कैश भी रखा है तो वो तो आ ही गया ना, तो नेट कितना गया 40, वही वो कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। कैश फ्लो arising from losing or obtaining control of subsidiary should be presented separately and classify as investing activity। वो बोल रहा है कि खरीद रहे हो बेच रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा। कैश कंसिडरेशन इज शोन नेट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिस्पोज्ड ऑफ, एक्वायर और डिस्पोज्ड ऑफ, वही यहाँ पे जो मैं अभी बताया हूँ वही कह रहा है कि जो कैश कंसिडरेशन जो पीसी आप दे रहे हो, जो पीसी मिलेगा या पीसी दे रहे हो, तो जो वो सब्सिडरी का जो कैश है वो उससे माइनस होके जाएगा। ठीक है। इफ चेंजेस इन ओनरशिप इंटरेस्ट मेड विदाउट लॉसिंग ऑफ कंट्रोल, विदाउट लूजिंग मतलब आपके पास अभी भी कंट्रोल है, तो भाई वो कहाँ माना जाएगा, वो आपका फाइनेंस एक्टिविटी माना जाएगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सब्सिडरी हेल्ड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी। देखो अगर सब्सिडरी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो वहां तो ये फाइनेंस एक्टिविटी होगा नहीं, वहां तो उसके धंधे की इनकम है, जैसे म्यूचुअल फंड। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे नॉर्मली आप क्या करते हो, आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको कंट्रोल मिल गया, आपने 10% और ले लिया, तो वो फाइनेंस एक्टिविटी होगा। लेकिन अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, तो भाई वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, वो धंधे की इनकम हो जाएगी। ठीक है। नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मस्ट बी डिस्क्लोज सेपरेटली एल्सवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। ये बोल रहा है कि जो नॉन कैश इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो देखो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंस एक्टिविटी जो होती है उसको बोला जा रहा हूँ, नॉन कैश को नहीं। तो ये बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, तो अगर वो नॉन कैश के जरिए हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर दो, ताकि जो यूजर है वो उसको देख पाए, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं दिखाई नहीं है, वो उसको कहीं ना कहीं आपको डिस्क्लोज करना है। तो अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो गए बच्चों। ठीक है। अब हम अपना जितने भी क्वेश्चन है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा खत्म कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन है सब खत्म कर देंगे। ठीक है। तो अब अपनी क्लास यहीं पे अब हम लोग रोकते हैं। हम्म। हम्म, फिर करते हैं कंटिन्यू। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग अपनी सारी इंडिया 7 का सारा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 113 पढ़ेंगे, 101 पढ़ेंगे। मैं तो अब एक्साइटेड हूँ आपको 103 और 1110 पढ़ाने के लिए। अब तो करीब आ ही गया है, अब तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा वहां पे हम लोग को पहुंचने में। विद इन, मुझे लगता है कि 3-4 लेक्चर के बाद हम लोग शुरू हो जाएंगे वो पढ़ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।